ओके, चलो आई नो संडे है और जो है बिजी डे आप लोगों के लिए, तो नो वरीज, आई विल जस्ट टेक वेरी लिमिटेड टाइम। अच्छा, कोर्स थ्योरी कोर्स के बच्चे हैं इसमें, लाइक मेजोरिटी मैंने लिंक ही शेयर अपने थ्योरी रेगुलर थ्योरी कोर्स में किया है, तो आई नो आप सब जो है वो थ्योरी कोर्स से हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग कुछ वो कैंडिडेट्स भी सुनेंगे जो अब डायरेक्टली हमें हमारे क्रैश कोर्स या फास्ट ट्रैक में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं साथ साथ गाइड करती रहूंगी कि मैं कौन सी ऑडियंस से मुखातिब हूँ। आप लोगों को कोई वॉइस में इशू हो, पीपीटी नजर ना आए तो फौरन ही चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। बट अदरवाइज मैं अपनी धुन में लगी रहती हूँ, आप नहीं बताओगे तो फिर बाद में आपको मसला होगा। पीपीटी और आवाज आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कोशिश करें कि वाइल आई एम टॉकिंग तो इंटरप्ट ना करें। मेरा फ्लो टूट जाता है और जो मेरा थॉट प्रोसेस होता है ना वो ब्रेक हो जाता है, और मैं बहुत सारी बातें जो कि शायद बहुत जरूरी होती हैं बताना, मैं भूल जाती हूँ। तो जस्ट कीप राइटिंग दैम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आई नो कि जो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होता है, अगर आप उसी वक्त नहीं पूछोगे आप भी भूल जाओगे। तो इसका बस एक ही मिड वे है कि आप लिख लो कहीं, ठीक है, और व्हेन आई विल एंड माय टॉक आप पूछ लें। डील। हम्म। यस मैम। ओके, सो फरीहा, सदीहा, जीनत, इरम एंड मैनी, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, सबको वेलकम। और लेट्स स्टार्ट। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि आप लोगों के थ्री कोर्स एंड हो रहा है ना, क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोग कर रहे हो आजकल, तो क्या चल रहा है, चीजें समझ आ रही हैं? ये जो क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन का जो एक सब्जेक्ट है ना, ये अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है तो आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट है, और अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की हुई ना तो ये शायद आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो अमंग ऑल 14 सब्जेक्ट्स ऑफ एमआरसीओजी वन। लेकिन मैंने ट्राई की है कि आपकी बेसिक चीजें जो कि एमआरसीओजी वन में जरूरी है वो सारी सारी ऐड कर दूं, चाहे ट्रेनिंग नहीं भी की, लेकिन फिर भी फीडबैक तो जरूरी है। टेल मी, जीना, तिरम, फरीहा। हम्म, आ रही है समझ, ओके। आवाज भी निकाल लो। बढ़िया, बोल भी सकते हो। जी जी मैम, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। ओके, अच्छा, किसी भी कोर्स को देखो ज्वाइन करने का फायदा तो ये होता है कि लाइक आपको वो सारे सब्जेक्ट्स इजी करके समझाता है, लेकिन हर कोर्स का ना एक प्लस पॉइंट होता है। मुझे मतलब मैं बाकी कोर्सेज को नहीं मैं क्रिटिसाइज कर रही, लेकिन ऑब्वियसली वो कोर्सेज, उनके कंटेंट, उनके फीचर्स भी हमारी नज़र में होते हैं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। लेकिन मैं बड़ा प्राउडली इस चीज़ को कह सकती हूँ कि जो क्लिनिकल मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी के जो सब्जेक्ट है ना आपके, मतलब करंटली, मतलब आई कैन क्लेम कि नो बडी कैन टीच यू लाइक दैट। इसमें कोई इतनी एफर्ट करनी पड़ती है कि आपको हर चीज लेटेस्ट एविडेंस बेस्ड बतानी पड़ती है, और ये भी देखना पड़ता है कि ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग में हो उसको भी समझ आए, जिसने जस्ट हाउस अब के बाद पार्ट वन देना है एमआरसीयूजी का उसको भी समझ आए, और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और उसके इसमें से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम फोकस पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो। ये मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था ना कि इसकी पीपीटी कुल 400 स्लाइड्स की मेरे लिए बनी, और इसको बनाना ना मेरे लिए सिर्फ इसलिए पॉसिबल था कि मैं लास्ट 6 ईयर से एफसीपीएस, एमसीपीएस, आईएमएम या एमआरसीजी 2 लाइक कोर्सेज में अब कंडक्ट कर रही हूँ, तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई वाज एबल टू समराइज होल योर गायनी ओप्स टॉपिक्स इन दीज 400 स्लाइड्स। otherwise otherwise I can claim nobody, no, from nowhere you can have these topics in that way। कोई एक कोर्स भी तुम लोग नाम ले लो ना, तो ओपन चैलेंज है कि वो पढ़ा ही नहीं सकते या इतना डिलीवर कर ही नहीं सकते कि आप एब्जॉर्ब भी कर सको, समझ भी आए, और आपको ये ट्रस्ट भी हो कि हमें एविडेंस बेस्ड बताया जाए। मतलब कोई गाइडलाइन जो पिछले महीने भी चेंज हुई है ना, मैंने उसमें ऐड की, आपको बताया है। मैम वो दिख रहा था, बहुत अच्छा और सिंपलीफाई किया हुआ था, बहुत सारी इम्पोर्टेंट, मतलब हम एक वर्ड भी आपका मिस नहीं कर सकते उसमें। मतलब हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट और कंसाइज के हिसाब से बहुत अच्छा था। थैंक यू। चलो आपने सुन लिया, मुझे बाकी लोगों ने सुना नहीं है, आई नो, लेकिन जिन्होंने सुन लिया है वो जरूर इस चीज को रियलाइज करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब जनाब बुकिंग नजदीक है, मैं काउंट करती हूँ ना आज के दिन से,
तो एग्जैक्टली आफ्टर 72 days आपका पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने लाइक तैयारी अभी तो आ रही है बैकग्राउंड में, जस्ट एक मिनट सुन लो मेरे साथ। ओके सो आफ्टर अजान ब्रेक वी आर कंटिन्यूइंग आवर सेशन। तो हम किधर थे कि हमारे पास ना 70 days हैं, तो इसमें आई विल गिव यू सम टिप्स कि अगर आप थ्योरी एक दफ़ा कर चुके हो तो आप इसको मज़ीद अच्छे से कैसे पढ़ सकते हो। और अगर आप लाइक मेरे जैसे कैंडिडेट हो जिसने पार्ट 1 की तैयारी लास्ट 2 months में की थी, तो फिर आप कैसे पास कर सकते हो। तो मैं ये दोनों तरह के आपको एडवाइसेस करूंगी अगर आप दोनों तरह के कैंडिडेट्स हो। सो ये आपके एग्जाम डेट्स हैं। 2 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम होगा। ठीक है। अगर मैं अब आपसे बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल हो, आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज चुके हो, और आप इस थर्ड स्टेप पे हो कि आपकी 23 अप्रैल को बुकिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। बुकिंग से करा दिया कि आपने एक्चुअली फीस जमा करानी है। तो हाँ, तो आई विल गिव यू सम एडवाइसेस कि आप बुकिंग कैसे करेंगे। अच्छा, तो बुकिंग विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी लाइक मई तक। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जिसने बुकिंग करानी हो ना, लाइक एग्जाम देना है, एग्जाम की पेमेंट करनी है और सीरियस कैंडिडेट है, तो ये जो 23 अप्रैल में जैसे ही बुकिंग ओपन होगी उसके पहले घंटे में आप कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर रिस्क ही रहता है। अच्छा, फिर 2 जुलाई को पेपर हो जाएगा और रिजल्ट आपका 31 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो दोबारा मैं बता दूं, आपकी 23 अप्रैल को अ, आपको सबको ईमेल आ चुकी होगी, नहीं भी आई तो आ जाएगी बिफोर 23 अप्रैल। ठीक है। तो उसमें सारा प्रोसीजर बताया होगा कैसे बुकिंग करनी है, मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। एक रिकॉर्डेड सेशन भी है, वो भी सुन लीजिएगा, वो बड़ा स्टेप स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाया हुआ है बुकिंग कैसे करनी है। तो फिर आपने पेपर 2 जुलाई को देना है, रिजल्ट 31 को हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पहले तो आपने पेमेंट नहीं की ना कोर्स की, लेकिन 23 अप्रैल को आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली ये 2 लाख बनते हैं जो आपने सबमिट करने हैं या पे करने हैं MRCOG या रॉयल कॉलेज के बैंक में। तो फिर आप एलिजिबल होगे MRCOG 1 के एग्जाम देने के लिए 2 जुलाई को। ठीक है। अब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, जस्ट आगे चलते हैं अभी। तो ये डेट्स आपने याद रखनी है। ये जो पाकिस्तान इंडिया जैसे कंट्रीज हैं ये बैंड बी में आते हैं। जैसे ही बुकिंग ओपन होगी उस वक्त नहीं सोचना कि कौन से बैंड में आते हैं, कन्वर्ट करने हैं अपने उनके करेंसी को अपने करेंसी में, फिर देखना है कि आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट है या नहीं। फिर तो आपका जो शुरू के 1-2 घंटे हैं वो उसमें सारी सीट चली जाएंगी। ये काम हमने पहले करके रखने हैं, मैं बताती हूँ कैसे। ओके सो हाँ, अच्छा, मैंने अपने कोर्स अपने आज के सेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हिस्से में तो मैं बताऊंगी कि तैयारी कैसे करनी है 70 डेज में, और दूसरे हिस्से में मैं गाइड करूंगी कि आपने एग्जाम बुक कैसे करना है। ठीक है, लेकिन ये दूसरे हिस्से का थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जिन्होंने सबमिट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उन्हीं को ईमेल रिसीव होगी, बाकी किसी को नहीं होगी। और इस ईमेल में बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, एक PDF होगा, वो डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि आपने एग्जाम कैसे बुक करना है, ताकि आप ये पेरिस के टेस्ट सेंटर्स जो आपके कंट्री में हैं वहाँ उन, जैसे आप लाहौर में हो तो लाहौर में कैसे बुक करना है, बावलपुर में कैसे बुक करना है, इस्लामाबाद में कैसे बुक करना है, इंडिया से हो तो दिल्ली हैदराबाद और उनके सिटीज में कैसे बुक करना है, बांग्लादेश से हो तो कैसे करना है। एक कैंडिडेट आई थिंक बांग्लादेश से है और 2-3 इंडिया से है ना, तो इसलिए ये साथ साथ बता रही हूँ, क्योंकि ओनली ये कस्टमाइज्ड कोर्स है, इट्स नॉट इन इंग्लिश। तो उर्दू या तो इंडियन समझ सकते हैं या कुछ बांग्लादेशी। ठीक है। however here is what booking process will involve। आपने अपने RCOG अकाउंट
आपने सबने अकाउंट बनाया हुआ है ना? आपकी ईमेल थी जब मैंने शुरू में एक रेगुलर कोर्स स्टार्ट होने से पहले एक डिटेल्ड सेशन लिया था कि अकाउंट कैसे बनाना है, पासवर्ड की कितनी अहमियत है, ये चीजें भूलनी नहीं है फॉर एवर। ना अपना ईमेल भूलना है, ना पासवर्ड भूलना है, ठीक है? तो उससे लॉग इन होना है। अच्छा, अगर आप भूल चुके हो ना, प्लीज 23 अप्रैल से पहले पहले ना आप उसको रीसेट कर लो, ठीक है? अच्छा, यू विल बी डायरेक्टेड टू द, जैसे ही आप को ईमेल, ये चीजें आप लॉग इन करोगे तो फिर आप वो जो लिंक होगा आपको ईमेल में आया है उससे फिर आप एग्जाम बुकिंग की विंडो में चले जाओगे, ठीक है? तो वो बाद में बताऊंगी। तो however कुछ बच्चों को ना मसला भी होगा कि प्रोसीड नहीं कर पा रहे होंगे, तो हेल्प नंबर भी है इनके, ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ उसी दिन कॉल करोगे। या फिर ये उनकी ईमेल है, यहाँ आप भेजोगे कि भाई मेरा तो लॉगिन नहीं हो रहा, मेरा पासवर्ड नहीं मिल रहा, मेरी जीमेल नहीं मिल रही, जितने के मसले हैं। तो ये याद रखना, कॉन्टेक्ट एस, ये सारी चीजें जो है, ये इनका वेब एड्रेस है, मैंने नीचे लिखा हुआ है। क्योंकि जब बुकिंग शुरू होगी, अगर आपने खुद करनी है तो आप chaos में आ जाओगे, ये इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए। अव्वल तो ये कि मसला हो ही ना, मसला हो तो पहले से ही ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस MRCOG 1 के इस लिंक से ओपन करके पढ़ लें। आपके ग्रुप में डायरेक्ट लिंक भी भेज दूंगी, ठीक है? और अगर फिर भी मसला है तो उन्होंने लिखा हुआ है कि डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस, ये ईमेल है, अर्जेंट ईमेल यहाँ कर सकते हैं, और ये उनका लैंड लाइन नंबर है, यहाँ आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉलेज अकाउंट नंबर क्या है, जीमेल क्या है, ठीक है? तो फिर इस बारे में मैं बाद में आऊंगी। अगेन मुझे पता है बुकिंग के मसले खत्म नहीं होते, आप लोग इतने टेक्निकल नहीं हो, तुम बहुत डिटेल और बड़े स्टेप वाइज मैनर में बताना पड़ेगा, और इसके लिए एक दो घंटे मुझे चाहिए, ठीक है? तो मैंने इस चीज को पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ है, नो वरीज, ठीक है? अभी इस चीज को अब साइड पे रखो, कैसे एग्जाम बुक करना है, अभी इधर आ जाओ कि 70 डेज में जो कैंडिडेट्स उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि एग्जाम बुक करना ही करना है और एग्जाम देना ही देना है, मैं अब उनसे मुखातिब हूँ, ठीक है? आप लोगों के पास जो टाइमलाइन है। फरीदा नो वरीज। ओके चलो। तो हम्म मैंने ये शायद या जुलाई लिख दिया। एक मिनट, अभी तो मई में है बच्चों। हाँ, अभी तो अप्रैल, एक्चुअली अप्रैल के भी 10 दिन है मौज के, फिर मई है, ठीक है? और फिर जून शुरू होगा, तो ये देखो अप्रैल तो के तो बस अभी 10 दिन ही है ना, ठीक है? तो फिर आपके पास जो एक्चुअल टाइम है बेसिकली वो मई है ना, या फिर जून है? तो अगर अप्रैल के 10 दिन और मई के 30, जून के 30 और सेकंड को तो पेपर ही है, तो ये 70 डेज ही बनते हैं, काउंट कर लो खुद ही, टाइमर ऑन कर लो अपना। ऐसे करके तो इन बेसिकली इन 70 डेज में जो करने वाला काम है वो ये सब्जेक्ट्स हैं। MRCOG 1 का जो पेपर है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आएगा जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है? एनाटमी, पैथो, फिजियो अपने किए भी हैं, आपको बता दिए। तो हाँ, टाइमर शुरू हो गया है। ये टाइमर बड़ा मुझे किक लगती है इस टाइमर से। टाइम वाकई नहीं चल रहा है। ओके चलो, एंशियंट टाइम में ऐसा टाइमर इस्तेमाल होता था, लगा लो तुम लोग भी टाइमर अब, एक एक मोमेंट कीमती है। तो बेसिकली ये पेपर 1 में ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और पेपर 2 में ये, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ओवरऑल दोनों ही पेपर पास करने होते हैं, मतलब सेपरेटली पेपर 1 पेपर 2 नहीं करना, ओवरऑल दोनों ही आपने करने हैं। लेट्स सपोज अगर लास्ट टाइम परसेंट आई थी 67%, तो आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कंबाइंड स्कोर जो है ना वो 67 करना है, ठीक है? लेकिन मैं आप दोबारा बता दूं, जैसे मैंने रेगुलर कोर्स के इंट्रो में आपको बताया था ना कि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है करना, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपको फेल करा सकते हैं वो ये एनेटमी है 1 से, एंडो है, ठीक है? ये वाला है बायोस्टैट एपिडेमिक्स, ये जो है ना पेपर 1 से ये वाले सब्जेक्ट्स आपको फेल करा सकते हैं, बिल्कुल इनको बड़े अच्छे से करना है। और यहाँ से जो आपको फेल कराने वाले हैं सब्जेक्ट्स, I will say pharma and like माइक्रो, इससे ज्यादा आता है, ठीक है? क्लिनिकल मैनेजमेंट डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों से कंबाइन करो ना तो ये भी फिर फेल करा सकता है, लेकिन अगर इन दोनों का सेपरेट करो तो डेटा इंटरप्रिटेशन से आप समझे 2/3 आता है, क्लिनिकल मैनेजमेंट से 1/3 आता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, फार्मा, माइक्रो
ठीक है, क्लिनिकल एंड डेटा, और यहाँ से एनाटमी, एंडो और एपिडेमियोलॉजी। तो अमंग 14 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं ना जो कि आप सोच भी नहीं सकते गिव अप करने का। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करती हूँ। लास्ट टाइम मेरे साथ क्या, मेरी एक कैंडिडेट के साथ क्या हुआ, शी वाज वेरी गुड, बट आई डोंट नो व्हाई शी कांट मेक बायोकेमिस्ट्री। उसने कहा मैडम बायोकेमिस्ट्री जब आप लोग करवा रहे थे तो मैं अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग में बिजी थी, कुछ वार्ड में एक्टिविटीज चल रही थी, स्किप हो गया। आई ट्राइड कि लेटर ऑन आई विल कंपनसेट, लेकिन नहीं हुआ, बाकी सब्जेक्ट चल रहे थे और फिर वो हुआ ही नहीं। और ठीक है, अच्छा फिर एग्जाम से ना एग्जैक्टली 10 डेज बिफोर, अब उसके पास टाइम था, शी थॉट कि मैं अब शायद बायोकेमिस्ट्री कर लूँ। तो अच्छी बात उसने पता क्या की, उसने मुझे कॉल की कि मैं अब बायोकेमिस्ट्री करने वाली हूँ। मैंने बोला एग्जाम से 10 दिन बिफोर बायोकेमिस्ट्री करोगे और तुमने करनी भी जीरो से है, तो ये तो रफली तुम्हारे 5 डेज ले जाएगी, और इतने स्ट्रेस में भी तुम मोटा मोटा ही कर पाओगी ना, मतलब 50% क्वेश्चन कर पाओगी, 50% नहीं कर पाओगी। और बायोकेमिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो तुम 5 क्वेश्चंस करने के लिए 5 दिन यूज कर रही हो, और तुम 195 क्वेश्चंस जो जो कि तुम कर सकती हो, जो तुमने अच्छे से किए हुए हैं, अगर तुम रिवाइज कर लो तो 195 तुम कैपेबल हो करने के, वो तुम नहीं कर रही। तो ये आप खुद बताइए कितनी गलत अप्रोच है। क्या करना चाहिए वैसे इरम इस सूरत हाल में, तुम होती तो क्या करती? बढ़िया। मैं होती तो पहले बेहोश हो जाती नहीं बेहोश तो नहीं कि होना, लाइफ में तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। हाँ मैम, मैं भी आपको सेम कॉल करती और एक्सपर्ट ओपिनियन लेती कि व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। लाइक आई एम डूइंग, मैं भी उसी बोट में हूँ, लाइक के अभी 2 महीने ही बचे हैं और हाँ हमारा आई नो, कोर्स अभी आपने यस। अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, आई नो दैट्स जी व्हाई जी। आई एम स्पेसिफिकली मैं तुम्हें पिन पॉइंट कह रहा हूँ। इरम जी जी कभी भी मैम। ये खुदकुशी नहीं करनी कि आपने लास्ट के 10 डेज में से 5 क्वेश्चंस के लिए 195 क्वेश्चंस को सेक्रीफाइस करना है, ये कहीं से भी वाइज अप्रोच नहीं है। पता मैंने उसे क्या ट्रू। बोला, मैंने बोला पूरी बायोकेमिस्ट्री को उठा के फेंक दो कहीं करो ही ना, देखो ही ना। 100% 10 क्वेश्चन तुम सेक्रीफाइस कर रही हो ना, उसमें से जो 2-3 क्वेश्चन है ना, मैंने उसे बोला रेट लिमिटिंग स्टेप्स कर लो, ये उनके एंजाइम्स कर लो, इसमें से 2 हो जाएंगे, बाकी 7 बचे। हाँ, तो वो ना करो, 195 पे तवज्जो दो। बिलीव मी शी डिड सेम। 90 नहीं 89% स्कोर था उसका, बिकॉज माशाल्लाह। उसने अपने कीमती जो लास्ट के 10 डेज थे वो एनेटमी, एम्ब्रियो, फिजियो, एंडो, बायोस्टैट, जेनेटिक्स उन पे दिए जो उसने पहले किए हुए थे, जिनको अच्छे से करके वो 195 में से अप्रोक्सीमेटली और लाइक 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती थी। और जो बायोकेमिस्ट्री में थी उसमें से उसने सिर्फ यू क्यूज किए, जैसे मैं आप लोगों को बताती होती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली बताऊंगी भी फास्ट ट्रैक में भी। तो उसमें से 2-3 उसने कर लिए, तो ये ज्यादा अच्छी अप्रोच है। तो इसीलिए मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि जो ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं ना, पेपर 1 से और पेपर 3 से जो मैंने बताए हैं, 2 से 2-3 बताए हैं, ये तो 6 तो मस्ट हैं। इस पे नहीं आपने दाएं बाएं आए बाएं शाये करनी है, तो पूरे पूरे करने हैं। लेकिन वो माइनर सब्जेक्ट्स, अब मैं ये थोड़ी ना कह रही कि सब बच्चे बायोकेमिस्ट्री छोड़ दो। ऑब्वियसली हर बंदे के ना सर्कमस्टांसेस होते हैं डिफरेंट, हर बंदा ऐसे आइडियल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता, और मैं तो कहती हूँ कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। हर एक के साथ कुछ ना कुछ एग्जाम से पहले होता है, रिवीजन नहीं होती, सर में दर्द हो जाता है, बीमार हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है, शिफ्टिंग आ जाती है, हर एक के साथ ऐसा है। तो आइडियल तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप भी इस बोट में हो ना, तो फिर आपने वाइज ट्रेड ऑफ करना है। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, कि ये सब्जेक्ट्स और इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी थोड़ा सा बताया, बट कीप टेलिंग यू। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि फ्लॉलेस प्रिपरेशन शॉर्ट टाइम में कैसे की जाए। लेकिन एक बात बता दूं, जो बच्चा 6 महीने पढ़ के बैठा है ना, वो 2 महीने की तैयारी के बराबर तो स्कोर नहीं हो सकता ना। हम्म। एक मिनट।
ओके, आई एम बैक। अच्छा, तो देखो, जिसने 6 मंथ से जो लग के बैठा पढ़ रहा है ना, उसका स्कोर डेफिनेटली 2 मंथ्स की तैयारी से बेहतर होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 90% स्कोर है या 70% स्कोर है, पास तो अब दोनों ही होना, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर देन 67%। लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 67% है। तो आई विल टेल यू कि अगर आप अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो 2 महीनों में, तो आप कैसे 70% प्लस स्कोर ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कैसे तैयारी करनी है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो रेगुलर कोर्स जो थ्योरी कर चुके हैं, उनके लिए अब जरूरी है वो पास पेपर्स भी करें। ठीक है, पास पेपर्स जो है, जितना थ्योरी लंबा चौड़ा प्रोग्राम था ना, पास पेपर्स भी ऐसे ही है। 10 ईयर का पूल है, हर साल 2 दफा पेपर होते हैं, कभी कभार 3 दफा भी हुए हैं, और हर हर एक में 200 क्वेश्चन हैं। और वो 200 क्वेश्चन नहीं है, वो 200 टॉपिक्स हैं, बिकॉज वी विल नॉट क्रैम कीज, हमने तो अंडरस्टैंड करके करना होता है। तो ये भी अच्छा खासा आप लोगों के लिए एक डुएबल टास्क है। ठीक है ये फास्ट ट्रैक, क्योंकि थ्योरी कर चुके हो ना। आफ्टर डूइंग थ्योरी, अब आपको चीजें अच्छे से आती हैं, आपने सिर्फ उनको कोरिलेट करना है कि अब इससे कीज कैसे निकालनी है। दैट्स वाई नेम फास्ट ट्रैक है, या क्रैश कोर्स कह लें। ठीक है, बट कंटेंट ये है कि इसमें हम पास्ट पेपर्स करेंगे। ठीक है, पास्ट पेपर्स के अलावा जो सारे आपके सेशंस हैं, 50% टेलीग्राम पे हैं, 50% जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। अगर जूम पे करेंगे तो 6-8 घंटे का सेशन बनेगा, तो उसको थोड़ा सा हमने वाइजली प्लान किया है कि जो जिन क्वेश्चंस में ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है, या जिनको 1 to 1 पढ़ाना जरूरी है, वो हम जूम पे लेंगे। ठीक है, और जो कि थोड़े से स्लाइटली इजी हैं, आप खुद से उनको फिगर आउट कर सकते हो, या थोड़ा सा पुश चाहिए, वो हम टेलीग्राम पे डिफरेंट पोल बना के कर लेंगे, बट एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, गाइड ग्रुप में नहीं होंगे ये क्वेश्चन, सिर्फ फास्ट ट्रैक में होंगे। इसके अलावा आपके मॉक होंगे कुछ। ठीक है, अच्छा, फिर लास्ट पे आप आ जाए। अभी कोर्स फीचर्स ना सुन लिया करो, देख लिया करो। आप स्किप कर देते हो, फिर आपको पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, फिर आपकी चैट पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि आपने कोर्स फीचर्स ही नहीं पढ़े, गाइड सेशन ही नहीं सुना। तो प्लीज ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। तो फास्ट ट्रैक के बाद ना एक छोटा सा और कोर्स होता है हमारा, लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स। ठीक है, एक थ्योरी कोर्स होता है जिसमें थ्योरी करते हैं और प्रैक्टिस बुक्स क्वेश्चंस करते हैं। दूसरे में पास पेपर्स करते हैं, जैसे क्रैश या फास्ट ट्रैक। थर्ड कोर्स ऐसा होता है जो कि लास्ट 10 डेज का होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लास्ट मिनट रिवीजन। ठीक, लेकिन फास्ट ट्रैक में ये लास्ट मिनट रिवीजन, ये आप लोगों के कोर्स का पार्ट ही है। आपको कोई नहीं कहेगा कि इसके लिए सेपरेटली आप ज्वाइन करो। 100% जो भी हमारे कंपिटिटर कोर्स प्रोवाइडर्स है ना, व्हाट दे विल डू, दे वो थ्योरी कोर्स अलग से कराते हैं, फास्ट ट्रैक भी कराते हैं, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन वो लास्ट मिनट को भी सेपरेट रखते हैं। वो उनके किसी भी कोर्स का पार्ट नहीं होता। but आपने वेदर दे हैव यू हैव ज्वाइंड देयर रेगुलर, वेदर यू हैव ज्वाइंड देयर फास्ट ट्रैक, अगर आप लास्ट मिनट लेते हो, ये रैपिड रिवीजन लेते हो, तो वो आपको सेपरेटली पे करना पड़ता है अगेन। बट इन दिस कोर्स यू विल नॉट पे फॉर दिस कोर्स सेपरेटली। अगेन आई एम टेलिंग यू, फास्ट ट्रैक में आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अलग से पे नहीं करना। फाइनल रिवीजन होगी हमारी जिम्मेदारी, हम ही कराएंगे। ठीक है, आप ऑल सब्जेक्ट्स बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, ओके, चलो, फिर भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ये फीचर्स हैं इसके। ओके, अच्छा, अब दूसरी तरह के कैंडिडेट्स हैं, जो जो कि वाकई शहजादे हैं, जिनको कहते हैं ना शहजादियां, जिन्होंने एग्जाम 23rd को बुक कराने के बाद बुक उठानी है और पढ़ना है पहली दफा। दे हैव नॉट डन थ्योरी येट, या की तो है लेकिन हमारे साथ नहीं की, हमें नहीं पता कैसे की है। ठीक है, तो उनके लिए वी आर गिविंग सेपरेट कोर्स। ये है कम्प्रीहेंसिव कोर्स। अब कम्प्रीहेंसिव से मुराद ये है कि ये कॉम्बिनेशन कोर्स है। इसमें आपकी थ्योरी, आपका आपके पास्ट पेपर्स, आपका जो फाइनल रिवीजन है, रैपिड रिवीजन या लास्ट मिनट, वो सब कुछ इसमें ऐड है। आप इसको सीमलेस भी बोल सकते हो, जो भी इसका नाम हो, लेकिन फीचर्स यही है कि इसमें आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होगी और आपके जो पास पेपर्स हैं वो भी कंप्लीट होंगे। ये कोर्स कॉम्बिनेशन कोर्स है। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली है, बिकॉज 2 कोर्स कंबाइन हुए हैं, लेकिन इट विल सूट यू। दिस इज बेस्ट फॉर बिगिनर, जो कि अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि एग्जाम में 2 महीने रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बेहतरीन कोर्स है उनके लिए, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन दैट वे थ्रू दिस कोर्स, फिर भी आराम से आप MRCOG 1 को पास कर सकते हो।
आप एमआरसीजी वन जब कर रहे होते हो ना तब कहते हो बहुत मुश्किल है, 14 सब्जेक्ट्स है मैडम, ये कोई एक सब्जेक्ट काबू में नहीं आता, और ये देखें फलाना टमकाना। और फिर वही बच्चा जब पार्ट 2 में हमारे पास आता है, वो कहता है अरे एमआरसीजी वन तो कुछ नहीं था मैडम, वन में तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, 2 में क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो हर वन के बाद 2 थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऑन एवरेज सारे जो MRCG 3 के 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3, उसमें सबसे जो मोस्ट इजी आपका जो पार्ट है ना वो वन ही है। तो दैट्स वाई मैं ये कह रही हूँ कि आराम से 60 डेज की तैयारी से भी हो जाता है, कोई हवा नहीं। ये 14 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो MBBS में तो किया तुम लोगों ने, ये आ जाते हैं आपकी, वो जो रिट्रोग्रेड मेमोरी है ना वो आ ही जाती है इन 60 डेज में। जो आपका माइंड होता है ना वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे होता है। आपने कहीं जिंदगी में 4 साल पहले भी फेमोरल नर्व पढ़ी होगी ना, वो उस वक्त बिलीव मी एग्जाम में समझ आ जाती है कि ये फेमोरल ही है ठीक है, नो वरीज। बट एनीवे, अगर आप इंसानों की तरह पढ़ते हो ना 60 डेज में भी, अगर आप पहली दफा पढ़ रहे हो तो ये डूएबल है। लेकिन अगर आप इन 60 डेज को प्रॉपर यूटिलाइज करते हो, अब इन 60 डेज में नहीं आपने इधर उधर होना और कोई बंक नहीं करना कोई दिन, ठीक है, फिर भी ये हो जाएगा। ओके, तो हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अभी मैंने बात की थी कि कौन से सब्जेक्ट्स आप नहीं कर सकते, जैसे वन में मैंने बोला एनाटॉमी नहीं कर सकते क्योंकि देखो 23 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बोला एंडो नहीं स्किप कर सकते क्योंकि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बोला एपिडेमियोलॉजी और स्टैट्स नहीं कर सकते, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि 12 नहीं है, ये अब 20 ही है। ये थोड़ा जो है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अब जो मैंने आपके पेपर्स देखे हैं ये 12 नहीं है, 20 तक है। तो ये जो एनेटमी है, एनेटमी के साथ एम्ब्रियो भी करें तो ये 40 बन जाते हैं फिर, ठीक है। तो एंडो है, ये बड़े आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इधर से। और यहाँ से देखो डेटा इंटरप्रिटेशन से 23 आ रहे हैं, और क्लिनिकल मैनेजमेंट भी साथ में मिलाएं तो 40 यहीं से बन जाते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्लिनिकल। अच्छा, फिर जो आपका इम्पोर्टेंट है इसमें से फार्मा मैंने बोली थी, ठीक है, और मैंने माइक्रो बोली थी। अच्छा, माइक्रो के 12 है, फिर मैं क्यों कह रही हूँ, हालांकि पैथो के 18 है। माइक्रो ना क्लिनिकल मैनेजमेंट में घुस जाती है जाके ना, टॉर्च इन्फेक्शन आ जाते हैं तो ओवरलैप होती है, तो ये भी 20 तक ले ही जाती है। तो ये ना आप छोड़ नहीं सकते, ये वाले सब्जेक्ट्स आप बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। एनाटमी, एंडो, बायोस्टैट, माइक्रो, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट विद फार्मा, ये आप लिख लो कहीं। बाकी सब्जेक्ट्स पे अगर आप चाहो, अगर आपके पास एंड पे जाके टाइम ना मिले और फीस भर चुके हो, तो फिर आपने गिव अप नहीं करना, आप फिर भी पास कर लोगे। फिर हम थोड़ा और स्मार्ट तरीके से एग्जाम फोकस होके हम कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके साथ कोई और स्पेसिफिकली कोई और मसला हो गया कि आपने आपके पास 60 डेज भी नहीं है और मैं कहूँ 30 डेज बची हैं, तब भी ये पास हो जाएगा, लेकिन मुझे जरूर कांटेक्ट करना तब, ठीक है। ओके, हाउ टू पास MRCG वन, देखो ये मैंने बोला ना 1, 2, 3 में वन पास करना बहुत इजी है। और अगर मैं कहूँ, अब ऑन रिकॉर्ड में बात कर रही हूँ, कि एनी वन हु वाज फ्रॉम आवर थ्योरी एंड आवर फास्ट ट्रैक, जो लास्ट 3 ईयर का 3 अटेम्प्ट्स का मेरे पास डेटा है अभी ना, उसमें 100% उन बच्चों ने एग्जाम पास किया, 100%। अच्छा, इसका इसका ये भी 100% मैं बता दूं, रिकॉर्ड भी है, उनके फीडबैक्स हैं, ठीक है। वो जो टेलीग्राम की ओरिजिनल चैट है और उसके एविडेंस भी हैं, इस सेशन के साथ मैं लिंक्स लगा दूंगी, क्योंकि सीइंग इज बिलीव, जब तक देखोगे नहीं यकीन नहीं आएगा। तो देखो 100% मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप इंसानों की तरह इस तरह से इसको पढ़ते हो जैसे मैं बता रही हूँ कोर्स में, तो 100% लोगों ने पास किया, आप भी कर सकते हो। नो सेकंड थॉट, कोई अदर इफ एंड बट्स है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो भाई वन में डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। महंगा एग्जाम है ये, 2 लाख निकालना अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखें, और इंडियन करेंसी में भी 50-60 बन जाता है, कि ये अच्छा खासा चंक है, वो अच्छा खासा डेंट पड़ता है आपकी पॉकेट मनी पे। पॉकेट मनी तो क्या, मैं ये कहूँगी आपकी 2-3 महीने की सैलरी चली जाती है, ठीक है। इतने मुश्किल से आप ट्रेनिंग कर रहे हो या जो जॉब कर रहे हो, तो उसको आपने अपनी रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें अपनी पैसे को। तो फिर आपने पास भी करना है। अगर कोई कोर्स बाय किया है या कोई एग्जाम की फीस भर दी है, तो अपनी अपनी हार्ड अर्न मनी को अब वैल्यू करो, पास भी करो फिर उसको। जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे, अपनी एफर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो फिर किसी और ने क्या करना है, राइट। अगर डिसीजन ले रही है तो दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या बुक्स है, उस पर सेपरेट एक रिकॉर्डेड सेशन है, लिंक मैं इसी में लगा दूंगी, ठीक है। और फिर जो सेकंड थर्ड स्टेप है ना, बस वो है कि बस अब लग जाओ, स्टार्टेड, बिलीव मी,
ये जो डिसीजन है ना, ये स्टार्टेड, ये बोलने में बड़ा इजी है, लेकिन ये 50% है, ये इसके साथ भी करना, कि अगर आपने ये तैयारी स्टार्ट कर दी है ना, लग के पीछे तो किश्तें जला दी हैं, वट एवर टाइम आई हैव लेफ्ट, अब मैंने ये पैसे जमा करा दिए, ठीक है, मैंने अब इनको मैक्सिमम अपनी एफर्ट करनी है कि मैंने इसे पास करना है, मैंने कोई मेरे पास कोई प्लान बी या सी है ही नहीं, मेरे पास एक ही प्लान है, ए, और मैंने ये जो मेरे पास 20-30 दिन है, मैंने इसको पास करना है, चाहे ये तो 1 है ना, चाहे 2 भी हो ना, पार्ट 2 एमआरसीयूजी का, तब भी आप इसको पास कर सकते हो, तब भी कर सकते हो। आई एम इट्स लाइव एग्जाम्पल। खैर, मैं अब तुम लोग टीचर इतनी निकम्मी है, आखिरी दिनों में पढ़ती है तो स्टूडेंट कैसे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पढ़ा भी तो रही होती हूँ ना, और मेरे साथ साथ इतने सारे मसले होते हैं, बुक्स लिख रही होती हूँ, तो अपने एग्जाम के लिए मैंने थोड़ा सा एमआरसी जीवन का जर्नी थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो मुझे इतना अच्छा टाइम नहीं मिला, और चूंकि बैकअप में भी थोड़ा नॉलेज था, तो इसलिए 1 की तैयारी हो गई थी 20 डेज में, और 2 की तो तैयारी मैंने 13 डेज में की थी, लेकिन वो मैं थी, मुझे एग्जाम्पल मत लेना, ठीक है, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि ये जो आपका डिसीजन है कि देना ही है, ये पैसे जाया नहीं करने, तो चाहे आपके पास 20 दिन भी है ना, इस विल पावर के साथ आप पढ़ रहे हो कि ये 20 दिन नहीं अब मैंने करने, तो आप कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे, तैयारी के किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, अगर यार पैसे जमा करा दिए हैं ना, और कोर्स खरीद लिए हैं, फिर तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हम्म फिर आप जैसे रिफंड के चक्रों में पड़ो, वो रिफंड करते भी नहीं, उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, वो भी अनसर्टेन है, तो फिर तैयारी करो, दो दो बस, तैयारी करो जो भी टाइम बचा है, ठीक है, चलो। लेकिन मैं आपको लाइक बताऊंगी आइडियल वे, वो नहीं बताऊंगी कि वो जो एक आखिरी वे होता है, आखिरी वे के अभी हालात नहीं है, अभी 70 डेज है, ये आइडियल वे है तैयारी करने का, इसमें आराम से अगर डेली भी 4-5 आवर्स पढ़ते हो, आराम से पेपर पास हो जाएगा, और अगर जिन्होंने पास करना है वो तो फिर किसी भी सिचुएशन में पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब, पेपर फॉर्मेट ये है कि पेपर 1 में आपके पास 150 मिनट्स हैं या 2.5 घंटे हैं, और 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, सिंगल बेस्ट आंसर्स, कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, कोई एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चन नहीं है, और सेम फॉर पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 में आपको 1 घंटे की ब्रेक मिलती है, ये 1 घंटे की ब्रेक आप ले भी सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो मेरे कैंडिडेट है ना, जो लाइक हमसे ट्रेंड हुए हैं, वो 1 घंटे की ब्रेक नहीं लेते, ये मुझे पता है, मेरे पास फीडबैक है, बिकॉज वो पेपर 1 2-2.5 घंटे तक नहीं लेके जाते, उनका पेपर 1 70 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, पेपर 1 कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली वो नेक्स्ट 60 मिनट की ब्रेक स्किप करके अगले आधे या 1 घंटे में पेपर 2 करके बाहर आ जाते हैं, इतना उनके लिए इजी हो जाता है इस एग्जाम को अप्रोच करना, ठीक है, और ये भी मैं ओन ओपन कह रही हूँ, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग अब यूट्यूब पे भी जाएगी, लेकिन द वे वी आर गिविंग आवर बेस्ट इन दिस कोर्स, और मेकिंग श्योर कि आप इसको हाफ मिनट हाफ ड्यूरेशन में कर भी सको, तो इसके पीछे हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, उसकी बेस पे कह रही हूँ, वरना वरना तो ऑब्वियसली 5 आवर का ये पेपर है, लोग 5 आवर में ही करते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आर कैंडिडेट्स आर कैपेबल टू डू या टू कंप्लीट दिस MRCU1 इन हाफ ड्यूरेशन, ठीक है। सो जब आपको ट्रस्ट हो ना अपने मेंटोर पे, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कि यार ये अगर बंदी कह रही है ना, तो कर लो, इसकी बात मान लो, ये क्वेश्चंस कह रही है ना आएगा ऐसे, तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ये इसके निमोनिक्स हैं, तो ये ऐसे तंग करेगा तो ऐसे कर लो, एग्जाम में ये 2 क्लोज ऑप्शंस होंगी, और हमने इसको कैसे स्क्रीन करना है, तो ये कर लो, ठीक है। अभी कल मेरा था लाइक उसकी का एक सेशन था, वैसे मैं कहाँ से कहाँ चली गई, अच्छा, उसमें ना 2 प्रायोरिटी बोर्ड होता है लेबर तो का, तो आपको पता ही होगा, तो उसमें मैंने उनको बोलती हूँ कि ना प्रायोरिटी बोर्ड में ना आप देखा करें मोस्ट अर्जेंट क्या होता है, अर्जेंट निकाला करें, अर्जेंट पेशेंट को पहले देखना होता है ऑब्वियसली, तो बच्चों ने कहा मैडम 2 अर्जेंट केसेस हैं, एक में लाइक CTG लेट डीसल्स हैं, ग्रेड 3 मुकोनियम है, बच्चा तो बिल्कुल अबाउट टू बी स्टिल बर्थ, और दूसरे में ना PPH है, 2 लीटर के बाद वो पेशेंट की ना पल्स 120 हो गई है, दोनों ही खतरनाक है मैडम, इसमें से कैसे प्रायोरिटी करें, तो मैंने उनको एक टिप दी, मैंने कहा जहां मेटरनल डिस्ट्रेस होगी ना, दिस इज योर की, सबसे पहले वही आपकी की होगी, अब PPH में तो ऑब्वियसली मेटरनल डिस्ट्रेस है, फेटल डिस्ट्रेस तो नहीं है, और यहाँ मिकोनियम में क्या डिस्ट्रेस तो है, बच्चा मरने वाला है, लेकिन है तो फीटस,
दोनों ही हमारी टॉप मोस्ट अर्जेंट अर्जेंट केसेस है जिसमें आपने देखना है। लेकिन इसमें भी किसको देखना है? मैटरनल डिस्ट्रेस, माँ प्रायोरिटी है ना। तो इस तरह की चीज आती रहेंगी, आपको मैं बजट देती रहूंगी इन यूर तो आपको आपको जब भी पेपर में सिंगल बेस्ट आंसर में मसला पता है क्या होता है? दो कीज में जाके फंस जाते हो। मतलब आपको लगता है ऑप्शन ए भी ठीक है, ठीक है, और ऑप्शन लाइक ई भी ठीक है, दोनों ही ठीक है और वो होती भी ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ एक सही चूज करो, उन्होंने बोला बेस्ट चूज करो। इट्स मीन के ए बी सी डी ई पांचों की पांचों ठीक हो सकती हैं, करेक्ट हो सकती हैं। आपने तो बेस्ट चूज करनी है, दिस इज योर कमांड, बेस्ट। तो फिर बेस्ट की क्या है, बेस्ट के पीछे लॉजिक क्या है? ये इस क्रैश कोर्स या फास्ट ट्रैक का हिस्सा होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको एक छोटी सी दे दी है, ठीक है। और आपके क्लिनिकल मैनेजमेंट में मैंने बताया है कि क्या क्या अर्जेंसी आपने रखनी होती है, मैटरनल जैसे आपको बोलो। ओके इरम, आपने तो कम्प्रिहेंसिव लिया है ना, थीरी भी लिया और क्रैश कोर्स भी लिया है। जी जी मैम। हाँ आप उधर ही फिट हो रहे हो। अच्छा अब थीरी एंड हो रही है ना, तो अब थीरी वाले बच्चे ज्वाइन करेंगे हमारा फास्ट ट्रैक या क्रैश कोर्स, और वो बच्चे जो थीरी के शुरू से नहीं थे और दे वांट टू ज्वाइन आवर थीरी, वो हमारा कम्प्रिहेंसिव ज्वाइन करेंगे। तो कम्प्रिहेंसिव कॉम्बिनेशन कोर्स है, थीरी प्लस क्रैश कोर्स। और जो थीरी कर चुके हैं वो सिर्फ अब क्रैश कोर्स लेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्रैश कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, फास्ट ट्रैक की बात कर रही हूँ कि लास्ट 70 डेज में आप कैसे अपने पास पेपर्स मैम करेंगे। मैंने तो थ्योरी कोर्स लिया था लेकिन उसमें सारा कवर नहीं हुआ, तो मैं फास्ट ट्रैक लूंगी अब। नहीं सारा कवर थीरी में, थीरी तो सारी कवर हुई है, पास्ट पेपर्स कवर नहीं हुए। तो पास्ट पेपर्स के लिए इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आप क्रैश कोर्स ले लें, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, देखो जब आप नहीं, आप पेपर, लोगों ने चाहे वो थ्योरी कवर 1 है करवाई चाहे थी, वो 2 मेरी है, कवर नहीं हुई। जी। चाहे MRCG 1 हो चाहे MRCG 2 हो, दोनों की थीरी होती है। ठीक है, थीरी तो बैक बैक बोन है ना, थीरी नहीं आती तो आप कोई आगे बात ही नहीं है, आप नो लॉजिक ही नहीं कर सकते कि इसमें से क्या चारों करेक्ट भी है या नहीं, मतलब यू स्टैंड नो वेयर इफ यू डोंट नो अबाउट थीरी। थीरी के बाद दूसरा स्टेप ये है कि दो बेहतरीन दो ऑप्शन में से कैसे आपने एक्सक्लूड करना है। ये आपकी माइंड स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है, ये जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही आप शार्प होंगे। चाहे ये 1 हो चाहे 2 हो, 60% पास पेपर से आता है, ये मैं बता दूं आप लोगों को। पास अगर 67 पे हो रहे हो ना, तो 60% पास पेपर से आता है, आता है, आता है, आता है, कोई यकीन करे ना करे, ये आता है। और ये सिर्फ MRCG के साथ नहीं है, आप जाओगे CPSP के एग्जाम्स दोगे, FCPS करोगे, जहां भी जाओगे 60% हमेशा पास पेपर से आता है। तो पास पेपर्स करने चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन ये 60% तभी आप कर सकते हो जब आपने थ्योरी की हुई है। ओके चलो, तो पास पेपर्स के लिए इन आवर क्रैश कोर्स हम हर सब्जेक्ट को 4 दिन देंगे, ठीक है, 4 डेज। अच्छा 4 डेज कैसे देंगे, अब उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी मैं बताती हूँ। ओके अच्छा ये देखो, ये मारिया ने प्लान बनाना है, मारिया ही क्रैश कोर्स में ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि उसके पास खजाना है क्वेश्चन का ज्यादा बड़ा, देख लिया होगा तुम लोगों ने। तो ये टोटल हमारे 14 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट को हम देंगे 4 डेज। जैसे 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 25 तक ये 4 डेज हैं, फिर 26 से 29 तक। इसने शायद अप्रैल के बाद यहाँ मेल अप्रैल लिखना था। एनीवे तो ये 4 4 डेज चल रहे हैं, और बायोस्टैट को थोड़े ज्यादा दिन देंगे, ठीक है। तो बेसिकली 14 जून तक ना वी विल कंप्लीट दिस सर्किट, ये सारा जो पास पेपर्स हैं 10 ईयर के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपकी लास्ट रिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है। और वो हम ऐसे लेके चलेंगे, ये प्लानर लिखा हुआ है, ठीक है। रैपिड रिवीजन हो जाएगी सबकी एक एक दिन की, जैसे अम्यूनोलॉजी बायोफिजिक्स 15 को कर लेंगे जून में, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन क्लिनिकल हम 25 जून तक आ जाएगा, ठीक है। मोक आपका 26 को हो जाएगा। इसके बाद आपको हार्डली मिलेंगे 27 8 9, हाँ आपको हार्डली 5 डेज मिलेंगे जिसमें आप अपनी सेल्फ रिवीजन कर सकते हैं। और 2 जुलाई को तो पेपर हो जाएगा, ठीक है। ओके कैसे करना है हमें, हम जनाब हर हर सब्जेक्ट को हमने 4 दिन देने हैं ऑनवर्ड्स नाउ, ठीक है। जो आपके पहले 3 दिन हैं उसमें आपने
जो लाइक इफ यू आर फ्रॉम थ्योरी कोर्स तो वो थ्योरी के सेशन फास्ट करके सुनने हैं, क्योंकि थ्योरी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, थ्योरी इज बैकबोन। आप 2x पे करके सुन लें जल्दी जल्दी। अगर आप नहीं सुनना चाहते, आपके जो वो ई नोट्स हैं, ई बुक है, वो जल्दी से पढ़ लें। इन 3 दिनों में बेसिकली आपने थ्योरी भी साथ साथ करनी है, और डेली आपके डेडिकेटेड रिकॉल्स भी कवर होंगे। ठीक है। तो however डे 4 पे आपके एक जूम सेशन हो जाएगा, जिसमें आपके वो सारे क्वेश्चंस जो कि फेस टू फेस होने चाहिए या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 आवर का एक जूम सेशन होगा, जिसमें हम एंड कर देंगे उस सब्जेक्ट को और फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो डे 4 की रीडिंग साइकिल से ये होगा कि आपकी तैयारी, थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, और साथ के साथ उसके रेलेवेंट रिकॉल्स भी फ्रॉम लास्ट 10 years हम टॉपिक वाइज करवाएंगे आपको। तो वो ज्यादा बेहतर लगता है बेसिकली, क्योंकि अगर आप सिर्फ पेपर वाइज करवाएं, पेपर में तो एक क्वेश्चन एनाटॉमी का है, दूसरा फिजियो का है, तीसरा एंडो का है, तो बड़ा हैफेजेड हो जाता है, आपका माइंड उसको इंटेग्रेट नहीं कर पाता। तो व्हाट वी हैव डन, हमने लास्ट 10 years से सारे सब क्वेश्चन जो एंडो की हैं वो स्क्रीन कर लिए हैं, एनाटॉमी की हैं वो स्क्रीन कर लिए हैं। ठीक है, या अब डेटा के स्क्रीन कर लिए हैं, और फिर उनको हम सब्जेक्ट वाइज कवर करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 days में आप ये रिकॉल्स और थ्योरी साइड बाय साइड करोगे, और लास्ट डे आपका एक जूम सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, जैसे आपको थ्योरी की अवेलेबल हुई है, और आप यहाँ अपना वो सब्जेक्ट ऐड कर लोगे। फिर आपने मुड़ के उस सब्जेक्ट को नहीं देखना। फिर आपका 5th डे पे नेक्स्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये 14 सब्जेक्ट्स है ना, और सी वी हैव ओनली 2 months। तो अगर 4 डे से ज्यादा देंगे तो फिर तो लाइक हमारे 14 सब्जेक्ट्स पूरे नहीं होंगे। और ये 14 सब्जेक्ट्स भी अगर आप 4 days कंप्लीट करते हैं, इसके बाद भी आपको आपकी लास्ट मिनट रिवीजन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगेन हम रिवाइज करेंगे। अगेन अगर एनेटमी आपने 4 दिनों में कर ली है, तो एंड पे अगेन एनेटमी के आपको 1-2 दिन मिल जाएंगे ना। तो जितनी अच्छे तरीके से आप रिवीजन करोगे, आपके ऑगमेंटेशन होती रहेगी मेमोरी सर्किट्स की, बार बार करने से चीजें रिवाइज होती है ना। तो ये आपका रीडिंग साइकिल होगा इन इन क्रैश कोर्स। ठीक है, तो जो थ्योरी वाले हैं वो क्रैश कोर्स लेंगे, और जिन्होंने थ्योरी नहीं ली वो कम्प्रिहेंसिव लेंगे, क्योंकि उनकी भी थ्योरी करवाएंगे तो उनको पास पेपर्स की समझ आएगी। राइट, ओके। तो स्टडी नोट्स आपको पता है हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें, थोड़ा सा कॉस्टली है, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है। कम्प्रिहेंसिव वाले और जो थ्योरी कोर्स वाले हैं, उनको सारे थ्योरी के जो ई नोट्स हैं वो उनके सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स में अवेलेबल भी हैं, तो वही चलेंगे आपके। और J1 ग्रुप है बेसिकली आपका, थ्योरी के ग्रुप्स हैं जो, वही आप रिवाइज करोगे विद योर रिकॉल्स। ओके। हम्म, तो अगेन तरीका बता दूं, बार बार पूछोगे ना इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। देखो, खुद पढ़ोगे पहले तो वो बहुत टाइम लगता है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपने थ्योरी रिवाइज करनी है, आप पहले मुझे सुने। ठीक है, जो आपके थ्योरी के सेशंस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको आप 2x पे कर लें। लाइक इससे पता है क्या होता है, 3 घंटे का सेशन आप 1.5 घंटे में सुन सकते हो डबल स्पीड पे, क्योंकि सेकंड टाइम सुन रहे हो तो इजी होता, समझ आ रहा होता है। जहां समझ नहीं आ रहा होता उसको पास कर लो, उसको स्लो करके सुन लो। जहां समझ नहीं आता वहीं होल्ड करो और उसकी ई नोट्स पढ़ लो। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन क्विकली डू योर थ्योरी। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली 4 days में अगर एक सब्जेक्ट करना है, तो जो शुरू के 3 दिन हैं उसमें हम रिकॉल्स और थ्योरी इसी तरह करेंगे जल्दी जल्दी। और जो फिर आपका एंड वाला दिन होगा जूम सेशन का, उसमें अगर आपको समझ नहीं आता आप लाइव भी पूछ सकते हो, और जो हाई यील्ड क्वेश्चंस होंगे, टेबल्स होंगी, फ्लैश कार्ड्स होंगे, वो भी आप देख लोगे। ठीक है। अच्छा, जो वाइज तरीका है ना पढ़ने का, वो ये है, अगर आप किसी कोर्स में हो तो आपको सुनना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल है, लेट्स सपोज सीटीजी की एग्जांपल है। सीटीजी है ये, आई थिंक गाइडलाइन है नाइस की 2022 दिसंबर 2022 में ये लास्ट टाइम अपडेट हुई थी। ठीक है, मैंने इसको दोनों तरीकों से करवाया है, क्योंकि एग्जाम में ना सम टाइम दे विल आस्क लेटेस्ट वन एंड सम टाइम दे विल आस्क प्रीवियस वन, तो कंपैरिजन में हमने करनी है जैसे आप लोगों ने किया है। तो जनाब सीटीजी खुद पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगी, कोई 50-60 पेज की तो ये गाइडलाइन है। तो क्या आइडियल तरीका है कि आप वो सीटीजी का लेक्चर सुन लो मेरा, मैंने बताया होगा कि क्या फीचर्स है, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे आपने इसको एक्शन लेना है, कब आपने ओटी लेके जाना है, कब आपने फोर्सेप लगाने हैं। ठीक है, तो जब आप सुनने के बाद इसको पढ़ोगे ना, इसके फ्लैश कार्ड्स या इसके नोट्स, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है।
लाइक अगर आप पहले पढ़ते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम बिगिनर हो, कम्प्रिहेंसिव से हो, तो फिर तो लाइक सीटीजी पढ़ने में ही आपके 20 घंटे लग जाएंगे, इतना तो टाइम ही नहीं है। तो कैसे इसको 2 घंटे में कर सकते हैं? पहले आप सुन लो वो सेशन, वो लेक्चर, सुनने के बाद अगर पढ़ोगे ना, तो ये 20 की बजाय 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैडम ने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और बड़ा अच्छे से कंसाइज समरी बना दी है, और बस दैट्स ऑल। और साथ ही फिर उसके आपके आ जाएंगे पास पेपर्स, उसी वक्त सीटीजी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सॉल्व हो गए। तो ये ज्यादा इजी तरीका है, ये ज्यादा फ्लॉलेस तरीका है। शॉर्ट टाइम में अगर ऐसे तैयारी करोगे तो आपकी पास होना ज्यादा सर्टन है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ना अपनी लास्ट मिनट अपनी बुकलेट बनानी है हर सब्जेक्ट की। लाइक अगर मैं सिर्फ बात करूं, अब क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात कर लूं या डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर लूं, चल एंटमी की कर लेते हैं, तो उसकी 3-4 पेजेस की ना, पेजेस की छोटी सी बुकलेट बना लें, या 3-4 पेजेस सेपरेट करके रख लें, जिसमें आप सिर्फ वो लिखें या जो आपकी फ्रीक्वेंटली डन मिस्टेक्स हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ मिस्टेक में बड़े हम फ्रीक्वेंट होते हैं, हमने करनी ही होती हैं, तो एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। या वाकई ही मुश्किल है, कोई निमोनिक है, कोई आर्टरीज की ब्रांचेस हैं जो भूल जाती हैं आपको, मिक्स हो जाती हैं, या जो एग्जाम फोकस क्वेश्चन हैं जो कि हर दफा आ रहे होते हैं, तो इस तरह की चीजें, अपनी मिस्टेक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निमोनिक्स के लिए हर सब्जेक्ट के लिए 3 पेजेस रखें। तो देखो 14 सब्जेक्ट के लिए 3 पेजेस रखोगे तो 70 पेजेस तो बन गए ना। तो ये 70 पेजेस ऐसे पेजेस हैं जो कि आपने एग्जाम से 2-3 दिन पहले जरूर रिवाइज करनी है, ठीक है। और रिवीजन इज यूर की। ओके, मेरी बात तो समझ आ रही है? जी सनिया, जी मैम। थ्योरी कोर्स, हाँ थ्योरी कोर्स वाले नहीं कवर कर पाए तो वो क्रैश कोर्स में कर रहे हैं ना, 3 दिन थ्योरी रिवीजन के लिए मैं दे रही हूँ, और साथ में उन्हीं उसी सब्जेक्ट के रिकॉल्स भी कर रहे हो, 2 in 1। मतलब आपने सीटीजी पढ़ी है और सीटीजी के सारे रिकॉल्स भी कर लिए, ये ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है? और चौथे दिन लाइव सेशन है, मारिया है और आप है। मारिया बहुत अच्छा समझाती है, आप उसकी तरफ फीडबैक्स पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के। तो अगर मैं कह रही हूँ ना, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, चाहे आप थ्योरी कोर्स से थे, चाहे आप थ्योरी कोर्स से नहीं थे, लेट्स सपोज आज डे 0 है, आज आप तैयारी शुरू करते हो ना, तो ऑनवर्ड नो बिफोर 2 जुलाई आप ये पेपर पास कर सकते हो, आप थ्योरी कर सकते हो आराम से। लग के बैठो, मुझे गारंटी दो कि 4 घंटे मैंने पढ़ना है। 4 घंटे अगर आप डीप लर्निंग के लिए निकाल लेते हो बहुत है, इससे ज्यादा ह्यूमन कैपेसिटी भी नहीं है सर, ट्रूली स्पीकिंग। 4 घंटे के से ज्यादा एक इंसान पढ़ नहीं सकता 24 आवर में। तो ये हो जाएगा। लिख के देती हूँ, रिफंड 100% चैलेंज, वो क्या कहते हैं वो, मनी पैक गारंटी है मेरी। हो जाएगा। आप लोग 4 घंटे दो, ऐसे करो जैसे हम कराते हैं। अच्छा, अपना छोड़ दो, आप अपना छोड़ दो कि मैंने ये 1 घंटे में ये करना है, मैंने एनेटमी करनी है 1 घंटे में, फलाना मैंने नर्व्स करनी है, मैंने वो सब कुछ छोड़ दो। फिर अगर आपने वो 4 घंटे देने हैं ना, तो फिर आप वैसे दो जैसे हम करवा रहे हैं आपको कोर्स में, फिर वो वैसे होने चाहिए। उन 4 घंटों में फिर आपको और कुछ नहीं करना। फिर आप ये सोचो कि चलो, ये अगर ये इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि इस तरह करने से पेपर पास हो जाता है लास्ट 60 डेज की तैयारी से, तो चलो इनकी मान लेते हैं, जो ये डेली करवाएंगे हम कर लेंगे, दैट्स इट। कितना आपके लिए पीस ऑफ माइंड है इफ समवन इज सेइंग यू कि 4 घंटे आप हमें दे दें रोज के, और आज आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, आज आप पहली दफा पढ़ रहे हो, बट आप मुझे सिर्फ इस चीज का की गारंटी दें कि आप डेली ऑनवर्ड नो 4 घंटे पढ़ोगे, और आप ये एक्टिविटीज करोगे जो हम करा रहे हैं, तो आप पास हो। हम्म तो कितनी बड़ी श्योरिटी है, और उस पर आपको ट्रस्ट भी हो कि इससे पहले जिन्होंने ने ये ऐसा किया वो पास भी हुए हैं। कैसा लगता है? हाउ इट साउंड्स? मुझे तो कोई कहे तो मैं छलांगे मारूं। जैना, जुबैदा, आयशा। मैम आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट है हमारा। हाँ तो बस अब मैं, आपने मेरे को ब्लाइंड ट्रस्ट किया है ना, आई विल नेवर लेट इट टू बी स्पॉइल इट। जस्ट डू इट द वे आई एम टेलिंग, बिलीव मी। 1 तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, एक मजे की बताऊं, 1 में कॉलेज भी नहीं चाहता तुम लोग फेल हो। कॉलेज थोड़ा सा मीन हो जाता है 2 में जाके, लेकिन 1 में तो वो चाह रहे होते हैं आज वो पास हो जाए। बस कोई आ जाए और उसको हम पास कर दे, बिलीव मी, ऐसा इतना अच्छा पेपर होगा, ठीक है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, देखो 1 करोगे तो फिर 2 में उनको फीसें भरोगे ना, क्यों वो चाहे तुम ना आओ। रॉयल कॉलेज की तो लाइक ये
उनकी तो ये क्या कहते हैं ना, देरीना ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो अपने कंट्री में एमएस कर रहे हैं, एफसीपीएस कर रहे हैं, हमारा एमआर सीरीज जरूर कर लें। और वो कैसे करेंगे? जब वो वन देके फंस जाएंगे, तो वो वन देके तो जरूर फंसाएंगे आपको, वन में तो वो पास करते हैं, अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हो। ठीक है, बहुत ज्यादा निकम्मे नहीं हो जिसने कुछ भी नहीं करना ऑब्वियसली, तो कर लोगे। 67% आराम से रह जाते हो। दोबारा मैं बता दूं, अब 60 डेज में या लास्ट 70 डेज में, चाहे आप लास्ट 30 डेज में भी तैयारी करने वाले हो, मुझे बाद में सुनते हो, आपने फिर कोशिश करनी है कि पहले सुन लो सेशन को। थ्योरी खुद से ना पढ़ो, थ्योरी का जो हर सब्जेक्ट के है ना मेरे लेक्चर्स, वो सुन लो। सुनने के बाद फिर ई नोट्स पढ़ो। अगर आप प्लीज इस को फॉलो करते हो ना, आप अगर खुद से करने में 6 घंटे ले रहे हो, तो मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको 1 घंटा लगेगा जस्ट। और 6 घंटे के बाद भी आप 6 मिस्टेक्स करोगे उसके क्विज में, बट इस 1 घंटे के बाद आप 0 मिस्टेक्स करोगे। तो ये इसको ऐसे ही करना, ठीक है? पहले सुनना है मुझे, फिर वो ई नोट्स रीड करने हैं, फिर वो जो रिकॉल्स चल रहे होंगे आपके कॉल में या जूम सेशन में, वो फिर आप सॉल्व करने के लायक होंगे अच्छे तरीके से। उसमें तो आप इतने लायक हो जाओगे कि आप उसमें गलतियां ढूंढ के स्टेटमेंट को भी ठीक कर लोगे, क्योंकि रिकॉल्स में पता है क्या होता है, वो थोड़े बैलेंस भी नहीं होते, कुछ मिस्टेक्स होती हैं। बच्चे जब एग्जाम देके आते हैं 100% तो स्टेटमेंट और ऑप्शंस रिकॉल नहीं कर पाते, बट इस तरीके से करोगे तो आप करेक्शन कर भी दो, करेक्शन करके ठीक कर लोगे। ठीक है? तो एग्जाम में हमेशा ऐसा नहीं आता कि लाइक वही आए जो रिकॉल्स हमें लग रहे हैं, सिमिलर वैसे ही होते हैं, लेकिन एक दो नई ऑप्शंस भी आ जाती हैं। तो फिर आराम से इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है? जो आपके नोट्स थे, जो मैंने लास्ट मिनट बताया ना, हर सब्जेक्ट के 3 पेज रखने हैं, जो कि फाइनल 70 पेज की लास्ट मिनट बुक बनेगी, उसमें फिर अपनी मिस्टेक्स या जो आपको लगता है बहुत बहुत भूलता है, मैडम बता रही है इम्पोर्टेंट है, वो ऐड करते रहो। ठीक है? परफेक्ट रीडिंग साइकिल, 100% परफेक्ट रीडिंग साइकिल है ये आपका, फॉर योर पार्ट 1 इवन फॉर पार्ट 2। ठीक है? 3 में डिफरेंट है वो, क्योंकि क्लिनिकल है। ठीक है? तो हो जाएगा ये। अब हर स्लाइड पे मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ पास होने की, लेकिन उसके साथ कंडीशन भी है कि ये फॉलो भी करना है इस फॉर्मेट। मैम आवाज नहीं आ रही। सॉरी। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि जो एग्जाम से पहले का 10 दिन होते हैं, या हर सब्जेक्ट के एक दिन दें, तो ये जो 14 डेज हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपका माइंड अपनी पीक परफॉर्मेंस पे होगा। आपने अभी तक कितने एग्जाम दिए हैं? लाइक एमबीबीएस किया है, बहुत सारे और भी दिए होंगे, कोई एमएस का भी कैंडिडेट है, एमसीपीएस का, एफसीपीएस का है, पार्ट 1 दिया है एफसीपीएस का, है ना? या कुछ और अपने कहीं ना कहीं तो कुछ कर रहे होगे ना, कितने तो, चलो एमबीबीएस तक तो एग्जाम दिए है ना। तो आप खुद क्या, खुद इस चीज को विटनेस करोगे कि जो एग्जाम्स के लास्ट वीक में आपके माइंड की परफॉर्मेंस होती है ना, वो पीक पे होती है। ठीक है? तो इसमें आपने वो काम करना है जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेम्प्टिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस बढ़ जाए। तो मेक श्योर कि 14 के 14 सब्जेक्ट्स के वो जो 3 पेजेस थे ना जो आपने बनाए थे, और ये या ओवरऑल के 70 पेजेस होते हैं, ये 70 पेजेस इन लास्ट 14 डेज में एक दो दफा रिवाइज हो जाए। और इन 70 पेजेस से आपके लाइक 200 में से ना 180 क्वेश्चन आने हैं, ये मैं बता दूं। ठीक है? लेकिन ये 70 पेजेस आप ही अपने ही बनाने हैं, क्योंकि देखो हर एक का अपना एक डिफिकल्टी लेवल है, हर एक की अपनी पर्सनलाइज्ड मिस्टेक्स हैं। तो ऐसा नहीं है कोई कि ये लास्ट मिनट बुक है, ये पढ़ लो पास हो जाओ। आपकी जो लास्ट मिनट रिवीजन बुक है सनिहा की, जो है वो फरीहा की नहीं होगी, जो फरीहा की है वो फिर इरम की नहीं होगी। तो ये आपने खुद एफर्ट करनी है इस बुक को कंपाइल करने में विद अस।
समझ आ रही है मेरी बात? When we will do give 4 days to each subject in our crash course, ठीक है? तो उसमें जब आप वो रिकॉल्स कर रहे होंगे, कुछ रिकॉल्स आपको कुछ समझ नहीं आएंगे, सेकंड टाइम करने पे आ रहे होंगे, कोई बिल्कुल नहीं आ रहे, या आपने उसमें निमोनिक लगाने हैं, कुछ परसेंटेजेस हैं जो भूलती बहुत हैं, तो उनको आप ना लिखते रहें एक साइड पे। जैसे एनेटमी का, जैसे हम स्टार्ट क्लिनिकल मैनेजमेंट से कर रहे हैं, तो उसमें आप वो लिखते रहो, ये क्लिनिकल मैनेजमेंट का पेज 1 है, ये इसका लाइक 2 है, लेट्स सपोज ये 3 है। तो एवरीथिंग विच विल ट्रबल यू इन क्लिनिकल मैनेजमेंट आप इसको लिख लो इन इन 3 पेजेस पे, ठीक है? अब देखो, जो आता है वो तो आता ही है, वो तो आ ही जाएगा पेपर में। जो भूल रहे हो, जो मिस्टेक्स कर रहे हो, जो इम्पोर्टेंट है, वही तो ट्रबल करेगा ना पेपर में। तो वो लास्ट 14 डेज में ये आपने, जब जिस दिन आपने क्लिनिकल मैनेजमेंट पढ़नी है, तो उस दिन तो क्लिनिकल मैनेजमेंट की 400 पेजेस हैं, वो कैसे करोगे? वो तो नहीं होंगे फिर तो ये। और उसमें से भी ये 3 पेजेस ही कर सकते हो ना जो भूलते हैं। ये स्मार्ट तरीका नहीं है पढ़ने का। समझ आ रही है मेरी बात? हम्म। बढ़िया। मैडम। हेलो। गॉट माई जी पॉइंट? मैम, आ रही है। जी उन जी। लास्ट 14 डेज में जो डे आपका क्लिनिकल मैनेजमेंट का बचेगा, उसमें रिवीजन सिर्फ ये 3 पेजेस करनी है। और ह्यूमनली पॉसिबल भी ये 3-4 पेज ही करना है, ना कि 400 पेजेस। ठीक है? लेकिन अगर आप ये पेजेस अब नहीं बनाओगे इन इन दीज डेज जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से, तो फिर पता क्या होगा? फिर बहुत चाल आ जाएगा, लास्ट 4-10 डेज में एक सब्जेक्ट उठाओगे, आपको पता ही नहीं इसमें से रिवाइज क्या करना है। फिर आप ऐसे ब्लाइंडली पेजेस पलटोगे, सेशन सुनोगे, वो भी सुनने समझ नहीं आ रहा, मतलब जो चीजें आती है वो सुन रहे हो, और उसको स्क्रीन करना जो नहीं आता वो टाइम लेगा, टाइम है नहीं। और वो इम्पोर्टेंट भी है, वो मिस्टेक्स भी कर चुके हो। तो फिर अब करना है ना वो काम। ये टिप तुम्हें कोई नहीं देने वाला, और ये दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल टिप टू पास एग्जाम। तो इन 14 डेज को अगर ऐसे भी करोगे ना, तो फिर आपका इतना क्रिस्टल क्लियर फोकस हो जाएगा, शक्ल देखते ही क्वेश्चंस की आप की ढूंढ लोगे। और इसी एक टिप की वजह से 5 घंटे का एग्जाम 2.5 घंटे में लोग दे के आ रहे हैं, 2.5 आवर में। ठीक है? फ्रॉम दिस कोर्स। अच्छा, रिवीजन में ना एक एक चीज छुपी हुई है। रिवीजन। रिवीजन, जब आप ये रिवीजन करते हो ना, तो आपका विजन ही चेंज हो जाता है, बिलीव मी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ओके। चलो। हाँ देखो, रिवीजन से कितना फर्क पड़ता है, ऐसे फोगी फोगी होता है विदाउट रिवीजन। रिवीजन रिवीजन या प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उससे इतना क्लियर आपको वो क्वेश्चन समझ आएगा, जैसे ये समझ आ रहा है राइट हैंड साइड पे। ठीक है? विदाउट रिवीजन ये हालात होते हैं, समझ नहीं आता बजवर्ड क्या है, वो बोल क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं। और जब आप इतने सारे ये 10 साल के पास पेपर प्रैक्टिस करोगे ना, और उसके साथ साथ रेलेवेंट थ्योरी के क्वेश्चंस आपके पॉप आउट होते रहेंगे, आपके फ्लैश कार्ड्स पॉप आउट होते रहेंगे आपके सामने, तो फिर इस तरह नजर आएगा। फिर लोग लेते हैं 91%। अच्छा, मैं करती हूँ ये काम ना, बिकॉज सीइंग इज बिलीव। मैं दोबारा से लास्ट 3-4 अटेम्प्ट्स के सारे 90 वाले क्वेश्चन, वैसे मैं करती भी रहती हूँ मोटिवेशन के लिए, तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में लगाती हूँ ना, पर्सन देखते हो वो। लास्ट टाइम पता है क्या हुआ? लास्ट टाइम एक दो बच्चे थे जिनका पेपर दोबारा कंडक्ट हुआ था। कॉलेज की अपनी मिस्टेक्स की वजह से उनका पेपर 2 स्टार्ट नहीं हो पाया। तो फिर उनका जो है 8 फरवरी को था ना इलेक्शन डे, हाँ 8 फरवरी को कॉलेज ने उनका एग्जाम री अटेम्प्ट किया था दोबारा ना। तो वो बच्चे बड़े परेशान थे कि पेपर 2 अब दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला था यही फास्ट है कि रिविजन कर लो। तो फिर वो कर रहे थे, तो उन्होंने आप लोगों को बताया भी था, आई थिंक वॉइस नोट्स भी थे काफी सारे, कि सिर्फ फास्ट ट्रैक ये जो 10 ईयर के रिकॉर्ड्स हैं ये कर लो तो आराम से हो जाएगा। और ऐसे ही कर लो जैसे डॉक्टर हिरा बता रही थी। तो क्योंकि उनकी अपनी वॉइस में है, और वो एक डिफिकल्ट टाइम से गुजरे भी थे, तो इससे ज्यादा क्या डिफिकल्ट टाइम होगा कि पेपर ही कैंसिल हो गया, फिर पता ही नहीं होगा कब नहीं होगा, जो जिस दिन हुआ उस दिन सिलेक्शन डे था, फिर भी वो पास कर रहे हैं, 90% स्कोर कर रहे हैं। आई थिंक बुलेश थी जिनके साथ ऐसा हुआ था, मुझे उनका, हाँ डॉक्टर एमन थी। तो उन्होंने इतने बुरे हालात में भी 90% स्कोर किया। ठीक है? तो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं आप? मैं तो मुझे मेरी मेरी पता मोटिवेशन क्या होती है, मैं बड़ी एवरेज स्टूडेंट हूँ।
लेकिन मैं कोई काम सिर्फ इसलिए करती हूँ कि अगर इस पूरी दुनिया में ना किसी एक इंसान ने किया है तो इसका मतलब ह्यूमनली तो पॉसिबल है। और जब वो कर सकता है, इफ ही इज अ ह्यूमन लाइक मी, वही क्रोमोसोम्स हैं 46 और वही अमाउंट ऑफ डीएनए है, तो व्हाई नॉट मी? वही उसके पास 24 घंटे हैं, वही मेरे पास है। ठीक है। तो जी जब मैम। कोई दुनिया में कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे बड़ा पर्सनल लेवल पे ये इंसल्ट फील होती है इस चीज को लेना कि वो कर सकता है और मैं नहीं कर सकती, व्हाई नॉट मी। ये इतना पेनफुल होता है ये सोचना कि मैं क्यों नहीं भाई। वो कहते हैं ना, मैं नहीं तो कौन। तो मैं इसको इतना, मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगता है। और जब मुझे वो इंसल्टिंग लगता है ना, तो फिर मैं उसको करके छोड़ती हूँ। तो बिलीव मी, अगर कोई बंदा कर रहा है ना ये काम, ये पेपर पास कर रहा है, तो भाई आप भी कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर सकते ना, तो इट्स इट्स यू नो इसको एक एक इंसल्ट फील करें अपने लिए कि आप दुनिया में आए, आप आपको अल्लाह ने वैसे बनाया, आपको डॉक्टर बनाया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली एग्जाम में अपेयर होने की, आप फिर भी नहीं कर पाए। फिर तो देखो बुरी बात है ना। अच्छा, रिवीजन बुकलेट मैक्सिमम 42 या 70 तक की रखना, ये ना करना पूरी रिवीजन, पूरी स्लाइड्स को रिवीजन बुकलेट बना लेना। ठीक है। तो मैं दोबारा बता दूं, 3 पेज ईच सब्जेक्ट मस्ट। इससे ज्यादा करोगे तो फिर फिर वो, फिर तो हर चीज लिखने बैठ जाओगे ना। हार्डली यार, लाइक एम्ब्रियो की मैं बात करूँ ना, तो मुश्किल क्या होगा उसमें? हाँ, निमोनिक्स है जो हमने किए हैं, कैपिडर्मिस और एक्टोडर्म और एंडोडर्मिस के, कौन से वो मुश्किल होते हैं, 8 चीजें। हाँ, तो वो कर लो ना, बाकी पूरा तो ना करो उसमें। चलो, तो या डे वाइज इवेंट्स बोल जाते हैं। और ये जरूरी है याद करना, पूरी एम्ब्रियो में से अगर कुछ रिवाइज करना है तो यही तो रिवाइज करना, यही तो पेपर में आता है। मैम ऐसा भी तो होता है ना कि फीको की क्लासिफिकेशन भी तो हमें भूलती रहती है ना, तो वो भी हम फ्लो चार्ट कौन सी बना चीजों सकते की हैं उसके। क्लासिफिकेशन है? कौन को की? जैसे मैम, हाँ उनको की वो उसका और नाम ना लो मेरे सामने। पता है मैम क्या, उसका ऐसे, जी जी मैम। मैं अगर लाइक वो मुश्किल है, मतलब मुझे पढ़ाना तो इजी है, जब जी खुद मैम। पेपर के लिए पढ़ना ना, वो बड़ा मुश्किल है। और इतनी एनर्जी उसमें लगती है बच्चों की, उसमें मैं कहती हूँ कि हम्म। अदर वो एनर्जी डाइवर्ट करके कुछ और अच्छा कर लेना तो पास हो जाए। ट्रू। ये इतनी, जैसे कल आई मैम डोंट मैंने व्हाई दे आर म्यूकोजल। गिविंग स्टेजिंग इन MRCG 1। स्टेजिंग MRCG 2 का पार्ट है, बट देते हैं, करनी तो चाहिए। कराऊंगी भी सही ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो मेरी तो वो जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने तुम्हें बोला था ना, वो बायोकेमिस्ट्री वाली की बात बताई थी ना, कि जब आने ही जी आपके जी 7 मैम। क्वेश्चन हैं, उस पे आप बैठ के 20 दिन लगा रहे हो, ये वाइस तरीका नहीं है। तो स्टेजिंग ऐसे ही है, एक क्वेश्चन आता है सेम। और उस स्टेजिंग को याद करने में, और अच्छा वो याद करने के लिए मसला नहीं है, जो आपके आपके एग्जाम से एक दिन पहले भी रिवाइज ना करो तो नहीं आती। उस दिन अगर आप एम्ब्रियो रिवाइज कर लो, नेट में रिवाइज कर लो, अच्छी बात नहीं है, बजाय स्टेजिंग करो जिनसे एक क्वेश्चन आ रहा है। और वो भी रिकॉल से आता है, मैं बता देती हूँ। दे विल गिव यू इट फ्रॉम वल्वल कैंसर्स, और वो जो रिकॉल्स में आएगा वही याद कर लो भाई, काफी है। स्टेज 3 हम्म। पूछते हैं उसमें। मैम मतलब फाइब्रॉइड की कल मैंने की थी ना, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ऐसे नोट्स मुझे बनाने चाहिए। जो रिकॉल्स में आए वो कर लो, वही आता है। ठीक ठीक है है। मैम। ये वाइज तरीका है, ये जो स्टेजिंग के क्वेश्चन हैं इनको करने का, क्योंकि ये अच्छा खासा आपका एक एनर्जी और आपके लास्ट डेज ले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये ना करो, मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको कंपनसेट किससे कर रहे हो? अगर आप इसको कंपनसेट कर रहे हो लाइक ना आप करके स्मार्ट वो एंडो की रिवीजन, स्टडी बता रही हैं कैसे हाँ, करना है। अगर आप इसको कंपनसेट कर रहे हो एनाटॉमी की रिवीजन ना करके, बायोस्टैट के फार्मूले ना करके, फिर तो ये जाती है। एक तरफ से आ रहे हैं 40 क्वेश्चन, एक में से आ रहा है एक, मैं तो कभी नहीं करूंगी ये। ठीक है। और ये ना, मैं मुझे पता है नहीं आते लोगों को स्टेजिंग, मुझे भी नहीं आते, भूल जाती है। पता है क्या, पैरामीट्रियल इन्वायरमेंट सर्वाइकल कैंसर में भी है, वो उसकी 2B में है, और एंडोमेट्रियम में 3B में जाके आ जाती है। वो तो खैर मुझे अब जाके बार बार पढ़ा के याद हो ही गया है। लेकिन आप लोगों के लिए ना ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं कि वो ओवेरियन कैंसर की स्टेज 3 में भी कुछ चीजें मिक्स हो जाती हैं एंडोमेट्रियल कैंसर से। और एंडोमेट्रियल कैंसर की फिगो 2023 तो उन्होंने पता नहीं क्यों काफी डिफिकल्ट कर दिया, देखी थी ना। मतलब वो तो उसको स्टेज 4C तक ले गए हैं और अननेसेसरी खेचा हुआ है। तो वो पार्ट 2 में मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में तो एक आता है, और वो भी रिकॉल्स में से आ जाता है, और रिकॉल्स तो हम कर ही लेंगे। वाई टू गिव सो मच एनर्जी टू स्टेजिंग? आर फिगो स्टेजिंग। ठीक है।
होएवर ई नोट्स में तो मैंने कंप्लीट करवाया है, बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ ना, वो ज्यादती है थोड़ी सी। ठीक है, 67 लेके पास होना है, ये किसने पूछना है कि 95% लेके पास हुए हो या 75 लेके पास हुए हो। तो अब जो तैयारी करनी है, आपने मेक श्योर करें कि बस एग्जाम तो इतनी, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो किसी तरीके से कंपनसेट ना हो। जो माइनर चीजें हैं उनके चक्कर में आके ना इंपॉर्टेंट चीजें ना सेक्रीफाइस हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। जी जी मैम। ओके, बट एंडोमेट्रियम ऑन्कोलॉजी की स्टेजिंग मैंने करानी है तुम लोगों को, मेरी कमिटमेंट है तुम लोगों से, और ऑब्वियसली मैंने वो ना एक्चुअली पार्ट 2 वालों को भी करानी है। तो सुन लेना, मजा आएगा तुम्हें। और वो एक क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने कुछ निमोनिक्स ऐड किए हैं तो थोड़े सिली से, बट याद रह जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके, तो की टू पास क्या है? बस आपने डेडलाइन सेट कर लिया, 4 दिन में करना है। और इन 4 दिनों में जो मैडम करा रही है ना, बिकॉज मैडम पढ़ा रही है काफी अरसे से, वो हमारे एग्जाम को, हम तो तुम तो एक दफा देते हो ना मार्च जीवन, मैं तो साल में 2 दफा देती हूँ। सोच लो जरा, तुम लोगों के साथ तो आई वी हैव वेरी वो वी नो कि कौन सा एग्जाम में आ रहा है, आता है और आना है। तो एक एग्जाम फोकस तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी इस डेडलाइन के अंदर अंदर। अच्छा, दूसरी बात सबसे एंड पे मैं बता रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। डोंट बी टफ विद यू, अपने साथ जुल्म नहीं करना। ठीक है, स्ट्रेस लेनी है लेकिन ओवर स्ट्रेस नहीं होना। तुम लोग पता नहीं क्यों ओवर स्ट्रेस हो जाते हो। अरे ठीक है, पैसे लग गए हैं, महंगा एग्जाम है, लेकिन आपकी जिंदगी से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म। इतना ज्यादा मिजरेबल हालात कर लेते हो, हस्बैंड से लड़ाई, बच्चों को नहीं देखना, ससुराल में लड़ाई, ट्रेनिंग वालों से लड़ाई, पेपर आपका है, पूरी दुनिया का तो नहीं है। हाँ, ठीक है, तो डोंट बी टफ। जो डुएबल है, कुछ चीजें ना ह्यूमनली एक एक होती है जो कि हमारी जिसमें हम कर सकते हैं। अब बीमार हो गए हो, वो तो अल्लाह के इख्तियार में था ना। अब प्रोफेसर को कोई दौरा पड़ गया है, लगा दी आपकी ड्यूटी, हाँ ये, या हस्बैंड या सास छिड़ गई है, वो आपके इख्तियार में नहीं है। तो बजाय इसके कि अपनी फैमिली लाइफ खराब करो, चीजें मिजरेबल करो, तो ट्रस्ट मी, जो आपकी अपनी लाइफ है वो प्रायोरिटी है। ये एग्जाम प्रायोरिटी नहीं है। बहुत एग्जाम आने वाले हैं जिंदगी में, आते ही रहते हैं पेपर। आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो अपने लिए, और अपनी आपकी फैमिली आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर ऑल ये है एक एग्जाम ही, जुलाई में ना सही तो जनवरी में सही। ठीक है, बट डोंट बी वेरी टफ, बहुत ओवर स्ट्रेस नहीं होना। 4 आवर पढ़ रहे हो, ट्रस्ट करो, अल्लाह पे ट्रस्ट करो, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करो, बाकी लोग भी पास करें, आप भी पास करोगे, दैट्स इट। ओके फाइन। नहीं हो पाया, जैसे आज कोई मेहमान आ गए, लाइट नहीं थी, लोड शेडिंग थी, कुक चला गया आपका, अगर आप कुकिंग खुद नहीं करते, मेड चली गई है, ठीक है, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, और ये 4 डेज में ये डेडलाइन नहीं हुई, तो आपने क्या करना है? स्ट्रेस। अब ये 4 डेज में तो ये सब एनाटमी नहीं हुई ना, तो फिर क्या करोगे आगे? 4 डेज फिजियो के हैं, वो भी नहीं करोगे, एंडो भी नहीं करोगे, फिर तुमने कुछ नहीं करना, एक विशियस सर्कल में चले जाओगे। डोंट डू दिस। 4 में नहीं हुई, 3 में हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव साइड देखो, 3 दिन नहीं मिले, एक दिन ही मिल गया ना, एक दिन में भी हो जाएगी। हो जाती है। ठीक है, और अगर नहीं भी बंद कर दो इसको, लोग फिजियो करें, आप भी फिजियो करो, एनाटमी में फिर लास्ट मिनट में एक दिन आएगा ना, हो जाएगी। ठीक है, तो स्टक नहीं होना, किसी चीज पे बैठ नहीं जाना। बात का पता है, एक चीज में आप स्टक हो जाते हो, आप उससे आगे जाते ही नहीं हो। टेम्परेरी अगर स्टक हो गए हो ना, तो उसको साइड पे करके आगे जाते रहो। अब देखो, हम रोड पे चलते हैं, रोड पे तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी होते हैं। जब कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या पूरी ट्रैफिक रुक जाती है? नहीं रुकती ना। आ जाते हैं रेस्क्यू वाले, साइड पे कर देते हैं, उसकी भी चीजें चल रही होती हैं, रेसिसिटेशन चल रही होती है, बट ट्रैफिक भी फ्लो में होती है, जिंदगी रुक नहीं जाती। तो इसी तरह एक इवेंट पे रुकना नहीं है। 60 डेज में तैयारी करनी थी, नहीं हुई, 55 में भी हो जाती है, नहीं हुई 50 में भी हो जाती है। नहीं हुई, रुक नहीं जाना। रिफंड का सोचो, और फजूल फजूल। मुझे तो 2 एग्जाम से पहले कुछ लोगों ने कहा, मैडम आप तो कोई सर्टिफिकेट बना दें, उल्टा सीधा था। और उनके सर्टिफिकेट कैसे होते हैं रिफंड के? खुदा ना खास्ता कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई है, हाँ, या आपके साथ कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई बना दें ताकि रिफंड हो जाए, पेपर तो नहीं पास होने वाला भाई, क्यों भाई? ठीक है, देखो, एक तो ये इस तरह से नहीं करना, जो चीजें नहीं हुई, अल्लाह खुदा ना करे, अल्लाह ना करे वो हो भी जाए फिर, ठीक है, फिर तो आप डिसऑनेस्ट हो गए हो ना। तो ऐसा नहीं करना।
तो नो वरीज, अगर आप मुझे फोन करोगे ना एग्जाम से 20 दिन पहले भी, और अगर आप मुझे ये बोलोगे कि मैडम अब तैयारी शुरू करनी है, मैं आपको तब भी ना कोई वे आउट बता दूंगी, एग्जाम पास हो जाता है, चाहिए तो 1 या 2 भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव तरीकों से चीजों को लेते हो, स्टक नहीं होते, फ्लो में रहते हो। ठीक है। हम्म। और फिर भी अगर फेल हो जाता है, 20 डेज के बाद पास हो गया, या 20 मंथ्स की तैयारी के बाद भी फेल हो गया, आपने तो अपनी एफर्ट की है ना। एक वो बंदा है, तुम्हें पता है रेगरेट क्या होता है? ये, मैं तो है, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, रेगरेट क्या है? व्हाट इज रेगरेट? कभी फील हुआ है ये? कभी? कब फील होता है ये रेगरेट? ये जो रेगरेट है ना, मैं इसको कहती हूँ, एक चीज थी जो आप कर सकते थे, यू वर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, और आपने खुद से नहीं की, वॉलेंटियरली नहीं की, और उसके बाद आपको एहसास हुआ ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। इससे बड़ा गंदा पछतावा फील होता है, ये किलिंग होता है काफी। क्यों अपने आप को इतनी गंदी बैड फीलिंग्स से एक्सपोज करना है, क्यों? ठीक है। तो ये जिंदगी में तो कभी भी नहीं होना चाहिए, नेवर एवर। ठीक है। तो आपने अपना बेस्ट दिया, यू हैव गिवन यूर बेस्ट, एवरीथिंग वाज जो करनी थी। एग्जाम डे पे आप एग्जाम सेंटर में नहीं पहुंच पाए, कोई रास्ते में इवेंट हो गया, कोई आपके साथ हो गया अनफॉर्चुनेट इवेंट, या आप लाइक 74 पे जाके फेल हो गए, 75 पे लेट्स सपोज पास होना है, बट यू हैव गिवन यूर बेस्ट। अगर आप अपने अपना बेस्ट दे के कुछ हो रहा है ना, तो क्या आप उसको उसका आपको रेग्रेट फील होगा? कभी भी नहीं होगा आपको भी, ये अल्लाह ने मेरे लिए बनाया ही नहीं है, ये टाइम मेरे लिए एक्चुअली सुटेबल नहीं था। सम आई विल सी, आई विल फाइट इट अगेन, जब अल्लाह के लिए मेरे लिए बेस्ट प्लान होगा। ठीक है। तो आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से तैयारी में मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो इट विल ये आपको पछतावा होगा, रेग्रेट फील होगा, और ये उससे भी गंदा है, ये काम नहीं करना। ठीक है। बाकी डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन अल्लाह। क्लियर? हम्म। ओके। सभी एग्जाम्पल है, मुझे तो लगता है 90% बातें तो मैं अपनी कर रही होती हूँ। ओके। तो एनीवे, एक की टू पास है। ठीक है, डेडलाइन सेट करें, कोशिश करें, उसको अचीव करें, किसी एक पे ट्रस्ट करें, और किसी एक पे करें। 2 या 3 कोर्स ना प्लीज ज्वाइन करो, मुसीबत में आ जाओगे, अपने लिए दुश्मनी है। कराते सभी अच्छा होंगे, लेकिन यार तुम कर नहीं सकते, वो तो डिस्ट्रैक्शन है। किसी एक पे ट्रस्ट करो, किसी एक चीज को फोकस करो। ठीक है, फोकस करने का मतलब यही है, कोई एक चीज ना कि मल्टीपल चीजें, और बस बस करना शुरू कर दो। कोई मिसहैप हो भी जाता है तो स्टक नहीं होना, आगे चलते रहो। ठीक है। चलो। हाँ, बाकी पास पेपर्स एंड थ्योरी साइड बाय साइड करनी है। ठीक है। कोई आपको बोलता है सब थ्योरी कर लो, ये भी अच्छी बात नहीं है। कोई कहे सिर्फ पास पेपर्स कर लो, थ्योरी छोड़ो, वो कैसे करोगे भाई पास पेपर्स? और पास पेपर्स कॉलेज ने दिए हैं आपको? नहीं, वो तो आपके कैंडिडेट्स ने दिए हैं जो एग्जाम करके आए हैं। किसी को कुछ लगा है, किसी को कुछ लगा है, हाउ यू कैन ट्रस्ट ऑन देम? हम्म। तो अच्छी थ्योरी भी शायद जरूरी है, और पास पेपर्स भी जरूरी है, और लास्ट मिनट बुकलेट भी जरूरी है। ये 3 चीजें मिलके आपको इंशाल्लाह पास कराएंगे। एग्जाम पास, अगर आप हमें क्रैश कोर्स में ज्वाइन करते हो, अगर आप थ्योरी कोर्स से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, या आप लाइक आपने थ्योरी कोर्स से ज्वाइन नहीं किया और हमारा कंप्रिहेंसिव प्लान ले रहे हो, तो आपको थ्योरी कोर्स में भी ऐड कर लेंगे, और थ्योरी भी करवाएंगे, और साथ में रिकॉर्ड्स भी कराएंगे। और अगर आप थ्योरी करके आ रहे हो तो फिर आप फास्ट ट्रैक या क्रैश कोर्स ले रहे हो, और उसमें आपके रिकॉर्ड्स चलते रहेंगे। पिन पोस्ट हर ग्रुप की आपने फॉलो करनी है, शेड्यूल अनाउंसमेंट्स उसमें होती हैं। और नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ। हम्म। बस वही, ये आपका एमआरसी जो बनना है, यहाँ स्टार्ट ऐसे करना है, नंबर 1 पे अपने डेडलाइन सेट करें, 4-5 डेज, जैसे मैंने 4 डेज बताया है। पास पेपर्स और थ्योरी साथ साथ लेके चलनी है। ठीक है। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, जैसे आपने जब थ्योरी प्रैक्टिस की थी तो आपके डेली क्वेश्चंस होते थे ना। ठीक है। वो बहुत सारी बुक से होते थे, बट अब हम पास एमआरसीओजी को फोकस करेंगे, क्योंकि आई हैव सीन के रिकॉर्ड्स के बाद अगर बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स में से किसी एक प्रैक्टिस बुक्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो वो पास एमआरसीओजी है। ठीक है। अपने आइडेंटिफाई करते रहें वीक एरियाज, और इनको एग्जाम से पहले जरूर मैच्योर कर लें, जैसे मैंने लास्ट नेट बुक में ऐड करवाया है।
रिवाइज करते रहें। और लास्ट 1 वीक या लास्ट 10 डेज में तो जरूर 1-2 दफा रिवाइज करें अपने लास्ट मिनट वीक को। और डन है हमारी हो जी इंशाल्लाह। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस इन आवर फास्ट ट्रैक कोई और टर्म नहीं है, बेसिकली क्रैश कोर्स है। और छोड़ो इन दोनों टर्म्स को, बेसिकली दे पास पेपर्स बनाने हैं इसमें हमने। ठीक है, इस टर्म्स की वजह से आई लोग यू पीपल आर वेरी एजुकेटेड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि पास पेपर्स अगर आप करना चाहते हो 10 years के, दिस इज अ सेपरेट कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप अगेन अबीरा से कांटेक्ट कर लें, उनका नंबर ये सामने स्क्रीन पे है। ओके सो जो आप लोगों का ये है आप लोगों का प्लानर, टेंटेटिव प्लानर है। वी कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू लोकल या जो भी चल रहा होगा, आप लोगों का मूड चल रहा होगा, उसके मुताबिक मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये आपका है, हाँ, 4 days का हर सब्जेक्ट का प्लान है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट, क्योंकि अभी अभी खत्म किया है ना 3D वालों ने, तो फिर साथ ही इसके रिकॉल्स कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। और फिर इम्यूनोलॉजी, और फिर बायोकेम, जेनेटिक्स, एम्ब्रियो एनाटॉमी, फिजियो, एंडोपैथो, माइक्रो, फार्मा, बायोफिजिक्स एंड लास्टली हम बायोस्टैट कर लेंगे। बायोस्टैट का सेशन वो कैंडिडेट्स जो सिर्फ थ्योरी तक हमारे साथ थे, ठीक है, उनका, और जो अब हमारे साथ फास्ट ट्रैक में है उनका, या कम्प्रिहेंसिव, सबका एक जैसा होगा, कंबाइन लूंगी। और ये एग्जाम से नियर लूंगी क्योंकि ये भूल जाता है, तो फिर आप लोगों को मसला भी नहीं होगा कि भूलेगा नहीं, बेटा फ्रेश ही रहेगा। और जो आखिर के आपके दिन हैं, लास्ट 10 days, ये उसका लास्ट मिनट रिवीजन प्लान है, रैपिड रिवीजन आप कह लें। ठीक है, तो लेट मी नो इफ एनी क्यूरी नो। कोई मसला मसाइल, आप बुकिंग पे आ जाती हूँ फिर, हाँ, अगर कोई और मसला नहीं है तो। बुकिंग, सच बताऊं ना, मुश्किल है। मतलब एक एक मुसीबत तो ये है कि एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम देके, और दूसरी मुसीबत ये एग्जाम बुक करो, अच्छी खासी मुसीबत है। तो हाउ वी कैन मेक इट सिंपल, पहले तो जो आप लोगों को बुकिंग, जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा था, सिर्फ उनको आएगी बुकिंग ईमेल। वो ओपन कर ले, उसमें एक पीडीएफ है, उसको 2-3 दफा पढ़ो, बड़ा स्टेप वाइज लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगी भी अभी। ठीक है, तो ये डेट्स हैं, ठीक है, ये बता चुके हैं। बुकिंग से पहले अमाउंट अपने बैंक में रखें, अगर आपने खुद बुकिंग करानी है। बेसिकली तो 90% से खुद बुकिंग होगी नहीं, क्योंकि होता क्या है कि वो जो अकाउंट होता है, सबका सबका नहीं, कुछ लोगों का शायद अकाउंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हो एलिजिबल, मेजोरिटी का नहीं है इन पाकिस्तान और इन इंडिया। तो जब एलिजिबल नहीं है, फिर उनकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसमें मसले होते हैं कि कोई 50,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन बाहर नहीं भेज सकता, कोई 1 से भेज नहीं सकता, आपने 2 तक भेजनी है। और फिर आप इस बैंक को प्रोसेस करोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे, इसमें 6 महीने लग जाते हैं, तो ये डुएबल नहीं होता। अच्छा, किसी को करना भी आता है ना, तो फिर क्या करते हैं, अगर लाइक 190 भेजना है कॉलेज को, तो डॉलर को कन्वर्ट भी तो करना है ना, पाकिस्तानी करेंसी को कन्वर्ट भी करना है, बैंक कन्वर्जन रेट पैसे भी डालता है, तो फिर सेफली आपके अकाउंट में कम से कम 2.5 लाख तो होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर आप पाकिस्तान में हो और ट्रांजैक्शन किसी से कह रहे हो कि वो कर दे लाइक यूके से, वो भी पॉसिबल नहीं है, उसमें भी मसले हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जिन्होंने मेरा एग्जाम बेसिकली बुक किया था, उन्हीं को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे कैंडिडेट्स का भी कर दें, तो उन्होंने किया था, उनका नाम अदील जावेद है। और बाकी लोग भी करते हैं, सिर्फ अदील जावेद नहीं करते, बाकी लोग भी करते हैं। ये हर कोर्स जो है प्रोवाइडर किसी ना किसी को रिकमेंड कर देता है अपने कोर्स कैंडिडेट्स को हेल्प आउट करने के लिए, कि उनके बिहाफ पे वो आपसे पैसे ले लेंगे, क्योंकि उनके अपने जो अकाउंट है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ओपन होते हैं, और उनको पता होता है कैसे करना है, सारा तरीका उनके लिए यूज टू होते हैं, हर हर अटेम्प्ट में जो कर रहे होते हैं। तो बड़ा वो सीमलेसली हो जाता है, आपको तंगी नहीं होती, और एग्जाम के बुकिंग ओपन होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी बुक सिक्योर हो जाती है आपकी डिजायर्ड सिटी पे। लाइक इफ यू आर इन लाहौर, आप तो यही चाहोगे ना लाहौर में पेपर दो। हम्म, तो अगर आपकी सीट लाहौर की विद इन 1 आवर सारी बुक हो गई, सभी जाएंगे लाहौर में, फिर आपको जाना पड़ेगा कराची, फिर कराची जाने का ट्रैवल टाइम और जो एक्स्ट्रा फटीकनेस है, वो भी तो कॉस्ट में ऐड हो रही है ना। तो ऐसा मत करो, बी वाइज प्लीज। ठीक है, तो मेक श्योर मेरे पास ना 2 वैसे मेरे चॉइसेस हैं, मैंने ये भी देखा है कि लाइक
एक लड़की बहावलपुर से अपेयर होना चाह रही थी, तो उसने कहा मैंने सिर्फ बहावलपुर ही में दे सकती हूँ, 3 मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, हस्बैंड इतने लाइक जॉब ऐसी है कि वो मुझे लेके नहीं जा पाएंगे किसी और सिटी में, और पीछे बच्चों को भी कोई नहीं देख पाएगा, तो मैं हार्डली मैं 5-6 घंटे खर्चे गायब हो सकती हूँ, और मैं सिर्फ बहावलपुर ही दे सकती हूँ, बहावलपुर के पेरेंट्स एंड के सेंटर में। तो मैं क्या करूं कि मेरी श्योरिटी हो जाए कि मैं बहावलपुर से ही बुक करूं, मतलब आई हैव नो अदर प्लान बी। तो फिर मैंने बहावलपुर के पेरिस एंड वो के सेंटर कांटेक्ट किया, वो गूगल पे मिल जाते हैं, फिर वही उनसे पूछा कि आप MRCG 1 के एग्जाम होते हैं आपके सेंटर में? 2-3 थे, उन्होंने बोला होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मुल्तान है या लाहौर, आप इसको एग्जाम्पल कर लो, देख मुल्तान से ही देना है आपने, तो आप मुल्तान में जितने भी पेरिस एंड वो के सेंटर हैं गूगल कर लो, उनको इंडिविजुअली कांटेक्ट करो कि MRCG 1 आपके सेंटर में होता है? 2-4 कहेंगे होता है, उन्हें कहो कि मुझे ना अपने बिहाफ पे बुक कर दें, वो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, शायद एक दो तुम लोगों को लाइक 1-2 ब्लैकमेलर भी मिल जाए, 5-6 हज़ार ज्यादा भी ले ले, लेकिन वो उस मुसीबत से तो कम ही है ना, जो आपने अलग सिटी में जाके भुगतनी है, वो भी तो फिर ट्रैवल कॉस्ट भी तो है, रहने की कॉस्ट है, होटल कॉस्ट है, पीछे बच्चों को कौन देखेगा, ये चीजें भी आपने वाइजली देख लेनी है। तो ये एक तो ये तरीका भी है कि जिस सिटी में अपेयर होना चाहते हो उस सिटी में बुकिंग से पहले ही किसी ना किसी पेरेंट्स एंड वो सेंटर से आप इंगेज हो जाओ, जहाँ MRCG 1 होता है, जो बुक कर सकते हैं, आप उसको बुकिंग से पहले ही पैसे भेज दो, वो बुक कर देंगे। ठीक है, और स्पेस एंड वो वाले चूंकि नो ऑफिशियली ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप उन पर ट्रस्ट भी कर सकते हो। एक तो ये सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा। दूसरा, मैं ये जो जिनसे मैंने अपना कराया था, इसलिए मुझे पता है कि मेरा तो उन्होंने कर दिया था और मैं इनको पर्सनली नहीं जानती, तो ये दिस इज, इनका नाम है मोहम्मद अदील जावेद, ये इनका बैंक अकाउंट है, उन्होंने मुझे बता दिया था, हाँ आप जमा करा दे, पहले उनसे फोन पे बात कर लें, ये उनका शायद फोन नंबर है, हाँ ये फोन नंबर है, अदील जावेद इनका नाम है। फैसलाबाद में होते हैं और कोई टेक कंपनी है चला रहे हैं, तो बहुत पता होता है उनको इन चीज़ों का कि एग्जाम बुकिंग कैसे करनी है, अगर अगर फंस भी जाए तो ठीक कैसे करना है, तो इतनी यहाँ तक भी हेल्प कर देते हैं। तो इनको इनको कांटेक्ट कर लें अगर वो विलिंग है आपको आपकी बुकिंग करा दें। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि अपनी सिटी जहाँ करना चाहते हो ना, उनसे पहले ही लेजॉन कर लो। ये 2 एडवाइसेस हैं। और अगर खुद करना चाहते हो, अकाउंट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओके है, आपके नाम पे है, आप पाकिस्तान में ही आपका अकाउंट है और आप वहीं से अपेयर हो रहे हो, कोई और मसला नहीं है, तो फिर खुद कर लो। फिर तो वही वाली बात है ना कि जब कोई और कर सकता है तो फिर आप भी कर सकते हो। तो ये 1 पाउंड अगर 55, अगर लेट्स सपोज अगर 550, हाँ ये 555 हैं फीस एग्जाम के, तो पाकिस्तानी करेंसी में ये इतने बनते हैं आज की डेट में, या इंडियन करेंसी में ऐसे बनते हैं, ये इतनी तो अमाउंट आपके एग्जाम आपके बैंक में होनी चाहिए, और इससे प्लस ही रखना फिर। ठीक है, फिर आपको ये ईमेल आ जाती है बुकिंग की, फिर वो बता देते हैं अगर आप खुद करना चाहते हो। ठीक है, बुकिंग ईमेल विल हैव बुकिंग लिंक, बुकिंग लिंक पे पे क्लिक करोगे तो PDF में सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी। बुकिंग वाले दिन आपने अपने अकाउंट से लॉगिन होना है। ठीक है, अच्छा पिछली दफा उन्होंने बोला था कि जो आपका जो लॉगिन अकाउंट है, जो आपका यूजर अकाउंट है जिससे जो RCG ने बनाया हुआ है वो, और जो बुकिंग का जो पासवर्ड है वो डिफरेंट रखा था उन्होंने, जो आप उन्होंने PDF भेजी थी उसमें। लेकिन जब बच्चों ने बुकिंग स्टार्ट की तो फिर उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है, एक ही रख लो। तो वो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, जैसे जैसे तुम लोग स्टेप बाय पढ़ोगे तो इजी होता रहेगा। तो आई डोंट नो अब जुलाई में वो सेम अकाउंट सेम पासवर्ड है या डिफरेंट है, आई डोंट नो। लास्ट टाइम दे मेंशन इट विल बी डिफरेंट बट इट वाज सेम। बट ये इतना बड़ा रोला नहीं है, इस पे फंस नहीं जाना जब आप ये स्टार्ट करोगे तो आपको इजी लगेगा फिर, अगर आप खुद से कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो तो फिर उसको आपने क्या करना है, अपना जो है लॉगिन देना है, पासवर्ड देना है, ट्रस्ट भी करना है, फिर वो ट्रस्ट वर्दी को ही देना। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लोगे। फिर जैसे बुकिंग स्टार्ट होगी वो बोलते हैं, ये लिखा हुआ डियर कैंडिडेट, जैसे जनवरी का था, ये पढ़ लो ना। उन्होंने बोला हुआ है MRCG 1 एग्जाम मंडे पे है, तो यू वुड लाइक टू प्रोवाइड यू विद की इंफॉर्मेशन टू इंश्योर यू आर प्रिपेयर्ड एंड नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन द डे ऑफ बुकिंग। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप एग्जाम कैंडिडेट पोर्टल है ये, फिर एग्जाम कैंडिडेट पोर्टल, ये आपका लिंक आया हुआ है बेसिकली हाउ। अच्छा लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर वो कहेंगे कि आप
तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते रहेंगे, आगे आ रही है, ये पढ़ लेना। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, हाउ टू कैंसिल योर एग्जाम विद पेरिसन रूल, ये पढ़ लेना। अगर इन केस अगर खुदा ना खासा कोई मिसहैप हो जाए, एग्जाम बाकी नहीं दे पाते, तो एग्जाम बुकिंग विंडो क्लोज होने से पहले कैंसिल हो सकता है। ठीक है, जैसे आई थिंक 30th अप्रैल से पहले पहले हो सकता है। विंडो ओपन होगी 23 अप्रैल को और क्लोज हो जाएगी आई थिंक, जो भी लेट्स सपोज 30 अप्रैल तक को क्लोज होती है। तो इस ड्यूरेशन के दौरान अगर आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, इसके बाद कैंसिल करना मुश्किल है। एनीवे फिर ये वेब तरीका लिखा हुआ उन्होंने, वो लॉगिन पेज पे आप जाओगे, जो वो लिंक भेजेंगे, फिर वो कहेंगे कि एंटर यूर RCOG ऑनलाइन अकाउंट लॉगिन डिटेल्स, फिर वो कहेंगे कि अपना जो नॉर्मली आपकी पासवर्ड है उससे एक्सेस करें वेबसाइट को। फिर जब आप उससे एक्सेस कर लोगे तो फिर कहेंगे आप इसको चेंज कर लो। अगर वो कहते हैं चेंज करना पासवर्ड तो चेंज कर लो, अगर नहीं कहते चेंज करना तो मत चेंज करो। फिर वो चलता रहेगा प्रोसेस बुकिंग का। ठीक है, ये जो PDF आपको आई है ना, मैंने उसका उसका स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं मैंने, कैसे पासवर्ड लगाना है। जैसे जैसे ही आप आओगे ना, जो आपको ईमेल आई है बुकिंग लिंक, उस पे जाओगे तो फिर आप इधर आ जाओगे, यहाँ ऑप्शन होगी रीसेट कर लें, तो आप रीसेट कर लें। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूजर्स जो हैं, जो पहली दफा इस लिंक को यूज करने हैं, वो यहाँ क्लिक करेंगे, और अगर आप दूसरी दफा यूज कर रहे हैं तो फिर आपने रीसेट पे करना है। ये बड़ा ये ध्यान में रखना। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मतलब लास्ट टाइम तो नहीं, उससे लास्ट टाइम, कि फर्स्ट टाइम यूजर्स रीसेट करके बैठ गए थे। तो आप इसको पढ़ सकते हो ना, देखो इतना तो, ये तो बड़ा क्लियर नहीं लिखा हुआ फर्स्ट टाइम यूजर। तो हाउ यू विल क्लिक हेयर, अब उल्टा सीधा कुछ करोगे तो फिर तो मसला ही होगा ना। तो आपने इसको बड़ा माइंडफुलनेस के साथ पढ़ना है, वो क्या कह रही हैं आपसे, कोई इतनी मुश्किल इंग्लिश थोड़ी है ये। ठीक है, चलो रीसेट भी करना होगा तो एक दफा क्लिक कर लो, फिर क्या करते हो बार बार क्लिक करते रहते हो, वो 10 दफा रीसेट हो जाता है। फिर वो ईमेल आपको 1 मिनट पे आती है, 2 मिनट पे आती है, 3 मिनट पे आती है, आप 10 दफा क्लिक कर चुके हो। आप 3 मिनट के बाद वाली ईमेल से रीसेट कर रहे हो, वो रीसेट नहीं होगा, फिर आप शोर में चाहोगे रीसेट नहीं हो रहा, रीसेट नहीं हो रहा, आपने इतने सारे क्लिक्स किए हुए हैं। ये क्योस में मत जाना, ठंडे दिल से बुकिंग करनी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बुकिंग करना भी एक मुश्किल काम है इसी वजह से, क्योंकि अब सब्र तो है नहीं। सॉरी आई यूजिंग बैड वर्ड्स, ये होगा ही ना। जो खुद से बुकिंग करेंगे उनको बता रही हूँ, जो खुद से नहीं कर रहे तो वो तो चलो इजी हो गया। चलो पासवर्ड रीसेट हो गया, तो फिर आगे कैसे जाना है। लास्ट टाइम रीसेट वाला मसला नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये ऑप्शन ही नहीं दी थी रीसेट की। जो आपका अपना अकाउंट का लॉगिन था, पासवर्ड था, उसी के थ्रू बुकिंग हो रही थी, अलग से उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, बट वट इफ दे विल गिव, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बाय एनी मीन्स। फिर जब आपका पासवर्ड रीसेट नोटिफिकेशन आपको मिल गया तो फिर वो कहेंगे यहाँ क्लिक करो, आप यहाँ क्लिक कर लो। ठीक है, वो गाइड करते रहेंगे, आप होते रहो गाइड। न्यू पासवर्ड आ गया, चलो पासवर्ड मिल गया, चेंज हो गया या सही लग गया, आगे चलो। ठीक है, तो जैसे ही आपने सही तरीके से इसको लॉगिन किया, आप वेलकम पेज पे आ जाओगे। फिर वो वेलकम पेज पे क्या कहेंगे, एग्जाम बुक कर लो। हम्म, अपना सेंटर देख लो, लाहौर पे करना है तो लाहौर के ये सेंटर्स अवेलेबल हैं, जो नियर बाय है आपके लोकेशन से आप क्लिक कर लें। फिर वो कहेंगे पैसे जमा करा दो। हम्म, ये एग्जाम बुकिंग वेलकम पेज आ गया, यहाँ एग्जाम बुकिंग पे क्लिक करो, एग्जाम बुकिंग के बाद यहाँ क्लिक करो बुक योर एग्जाम विद पेरिस एंड वू, यहाँ क्लिक किया। ठीक है, और क्लिक ऑन द बुक योर टेस्ट सेंटर विद पेरिस एंड वू बटन एंड यू विल बी redirected टू द डैशबोर्ड ऑफ द एग्जाम बुकिंग सिस्टम विच इज ऑपरेटेड बाय द पेरिस एंड वू। फिर आप यहाँ आ जाओ। ठीक है, ये डैशबोर्ड आ गया, ये MRCG 1 का एग्जाम देना है, इस पे क्लिक कर लो। अच्छा, फिर आप एक्सेप्ट करो, वो कहेंगे कि ये एडमिशन और कैंसिलेशन पॉलिसीज आप एग्री हो, आप एग्री है, आगे चलो। एक्सेप्ट करोगे तो आगे लेके जाएंगे, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फिर आप यहीं अटके रहोगे, या आपने एक्सेप्ट कर लिया। फिर हाँ, फिर वो कहेंगे कौन सा टेस्ट सेंटर बुक करना है, जैसे आप लाहौर से दे रहे हो तो लाहौर के आगे, समटाइम लाहौर के सारे बुक हो जाएंगे, तो फिर आप देखो आपके नियर बाय कसूर है, साहिवाल है, वहां चले जाओ। वो भी समटाइम अगर आप लेट कर रहे हो तो मे बी फिर आपको इस्लामाबाद या पिंडी की ऑप्शन है या मुल्तान की ऑप्शन है, तो फिर इस तरह चलते रहेंगे। समटाइम कंट्री का ही बुक हो जाता है, फिर कहेंगे अफगानिस्तान या इंडिया नियर बाय बनता है, दिल्ली बनता है, ये भी होता है।
ठीक है, लेकिन आप जो कि पाकिस्तान से ही दे रहे हो तो फिर पाकिस्तान वाले ही आप कर सकते हो। समटाइम ये मसला इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि हर कोई बुक कर रहा होता है, वेबसाइट हैवी हो जाती है और आप स्टक हो जाते हो, तो वेट कर लो थोड़ा सा। काफी इसके लिए 1-2 घंटे, 3-4 घंटे, और बात का तो पूरी पूरी रात लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा लंबा प्रोसेस, मैं पहले ही बता दूं कि आपका डिजायर्ड स्टेशन अवेलेबल है, वेकेंट है या नहीं है। और वेबसाइट भी चूंकि थ्रू आउट पूरे दुनिया में लोग कर रहे होते हैं उसी वक्त ही, तो बम्बार्डमेंट हो जाती है और वो स्लो भी बढ़ जाती है। फिर वो जैसे सेंटर मिल जाएगा, फिर वो आप उसको जो है ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। जैसे सेंटर मिल जाएगा तो फिर आप देखो आपने कब देना है, 2 जुलाई को देना है। तो फिर वो आप क्लिक करोगे उधर, 360 मिनट्स की आपकी वहाँ मीटिंग हो गई, जितने भी एग्जाम आवर का था, आई थिंक 150 और 60, हाँ ये वो मिनट्स में देते हैं कि इस दिन में इतने मिनट्स तक आप पेरेंट बुक एग्जाम सेंटर में अब ये एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फिर वो हो जाएगा, फिर वो आपसे कहेंगे अपना वीजा कार्ड डालो, पेमेंट इश्यूज आ जाएंगे, कौन सा यूज करना है वो डाल दो, फिर उसकी आपसे डिटेल्स पूछेंगे, फिर आप के अकाउंट में पैसे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड है। बैंक वालों को पहले ही बता दो कि इस मैंने आज के दिन में करनी है, तो कोई बैन मत लगाए, तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बुकिंग सक्सेसफुल। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल है। एक तो पाकिस्तान के लाइक अकाउंट के साथ थोड़े से मसले होते हैं, लास्ट टाइम वी हैव ऑब्जर्व्ड। जो लोग इंडिया से थे उन्होंने बड़ा जल्दी बुक कर लिया था एग्जाम। पाकिस्तान में थोड़ा मसला था बैंक्स का, या बैंक्स का मसला नहीं था, आप लोगों ने बैंक को पहले इन्फॉर्म नहीं किया होता, इतनी अमाउंट नहीं होती, ये मसले थे। तो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूँ, या तो पहले ही अपने जिस सिटी से पेपर देना है वहीं के किसी पेरेंट्स वो जो आपके घर के नजदीक हो बंदे से बात कर लो, एक दिन पहले चले जाओ, उसको पैसे दे दो, वो कर देगा, थोड़े ज्यादा दे दो खैर है। या फिर मिस्टर अदिल जावेद से बात कर, या तीसरे किसी बंदे से बात कर लो जिसको ये करना आता हो। ये मत करो कि वो आप खुद करने के चक्कर में रीसेट करवा के पासवर्ड हैंग करके बैठ जाओ, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दें, और सारी सीट्स आपकी सिटी से पहले ही कोई बुक हो जाए, और फिर आप किसी और सिटी में जाके देना पड़े, फिर इतना मसला होता है। हाँ, समझ आ रही है मेरी बात? हेलो। जी जी मैम। हम्म, चलो, तो हाँ, आप अगर यूके में हो ना एकदम, आपको मसला नहीं होगा, आप आराम से खुद ही कर लोगे। जी जी मैम ठीक है। चलो, सो कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ, ये देख लो। एक तो ये कि बिफोर बुकिंग अपना टेक ऑफ वर्क, अपना टाइम यूके के टाइम के मुताबिक रखो। इंटरनेट शुड बी हाई स्पीड, और हाई स्पीड के लिए जरूरी है कि बाकी सारी डिवाइसेस को जो है ना आप वो कर दो, बंद कर दो, सिर्फ आप जिस सिस्टम से कर रहे हो वही चले। ठीक है, या फिर सेकंड हॉटस्पॉट भी बना के रखो, वाईफाई भी बंद हो जाए तो सीमलेस चलता रहे। ठीक है, अलार्म लगा लो लॉगिन स्टार्ट करने से 1 मिनट पहले, जैसे 3 बजे ओपन होना है तो अलार्म लगा लो 1 मिनट पहले का। ठीक है, तो बुकिंग विंडोज पाकिस्तानी टाइम 8 बजे बनता है, इंडिया का टाइम 8:30 बनता है, तो ये डिफरेंट टाइम्स है, यूके का टाइम और आपका टाइम डिफरेंट है, मेक श्योर ये चीज ध्यान में रखना। पहले ही याद कर लो अपना RCUG लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, मल्टीपल क्लिक्स नहीं करनी, बैंक में पैसे पहले ही रखने हैं। ठीक है, और कुछ काम नहीं करता तो फिर इनको कॉल कर लेना, और ऑल द बेस्ट। हम्म, चलो, सो हियर आई विल एंड माय डिस्कशन। ओके, इफ एनी क्वेश्चन क्यूरी तो बाद में भी पूछ सकते टेलीग्राम पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।